हाय गाइस, लल्लन टॉप की बैठकी पर हमारे आज के गेस्ट हैं नॉन अदर देन ऋतिक रोशन। नहीं, केतन सिंह। बाकी वेलकम के डायरेक्टर अनीस बादमी है, मेरे वाइफ का नाम से बना आदमी है। लल्लन टॉप के बैठकी पे आकर ना बहुत अच्छा लग रहा है, एक आनंद की अनुभूति होती है ना। वाह, ओह क्या बात है। जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देखा, करे नचनिया बनेगा रे, चोरकट नहीं तो मारे जो जब नकुला में से खून निकल आई। कई लोगों को पता चला कि इसको मारी जुआना नहीं मैरुआना, मैरी जुआना नहीं मैरुआना कहते हैं। लोगों को लगे मैं गंजेड़ी हूँ बहुत बड़ा, इसीलिए मैंने मैरुआना पे वीडियो बनाया। जैसे ये पिक्चर रिलीज होगी उसके बाद तो मेरा नाम ही नाम होगा, बिकॉज उस वक्त तो मैं अपने आप को राकेश रोशन का बेटा समझ रहा था ना। My God, I'm gonna reach the peak of the stars and this is what is my future and this is what I'm gonna do. पिक्चर रिलीज ही नहीं हुई। और फिर कपिल शर्मा से मुलाकात आपकी कैसे हुई? भाई साहब मैंने एंट्री ली है, सामने राजीव ठाकुर थे, कपिल भाई का पहला लाइन ऑन स्टेज, तू क्या बना है भाई? मैंने बोला कि अजय देवगन। दैट एक्ट वेंट सो वियर्ड, ही इज लाइक बहुत बढ़िया केतन, आज के बाद ये नहीं करना, ठीक है? ठीक है। और सलमान आए, मैं आमिर बना ऑन करके। इस वक्त हमारे साथ है, यार तुझे सल्लू बुलाऊं चलेगा? कुछ भी बोल यार आमिर, तो कुछ भी बोल, चलेगा, सब चलेगा। यार सबसे पहले बता, इंडस्ट्री का असली वीर कौन है, तू, मैं या फिर वो तीसरा? आई जस्ट सेड दिस एंड सलमान खान गोज इनटू दैट बर्जर्क लाफ्टर। चलता है। कोविड के टाइम पे आपको लेकिन मैंने बहुत देखा, उस टाइम पे मैं आपका जबरा फैन हुआ पड़ा था। एक तो आपके वो थे तिलेश मिश्रा। आज की हमारी कहानी लिखी है हमारे ही मंडली के एक राइटर, डंडा पेल डाल थोड़ा सा तेल डालने। ये कहानी हमारे राइटर ने 40 रुपए में लिख दी, क्योंकि 400 तो मैं खुद खा के बैठा हूँ। पीपल स्टार्ट टैगिंग नीलेश मिश्रा जी ना, तो मैंने बोला क्या बोला नीलेश जी ने, तो कहती है कि रिप्लाई आया है कि अच्छा है, अगर फनी होता तो मैं भी हंसता। मैं बोला मतलब उनको उनको पता नहीं क्या लग रहा है। Brought to you by Sensodyne K, SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। नमस्ते, स्वागत है आपका दी लल्लन टॉप के वीकली टॉक शो बैठकी में। इस बार के हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम सीधे सीधे नहीं लिया जा सकता है, मुझे कागज देखना पड़ेगा, क्योंकि वो शशि थरूर भी हैं, वो ऋतिक रोशन भी हैं, वो अक्षय खन्ना भी हैं, वो श्रेया घोषाल भी बन जाते हैं, शेफ अली खान भी हैं, वो कभी कुमार तानू बन जाते हैं, कभी अजय शेवगन। केतन सिंह जी हमारे आज के मेहमान हैं, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे कर लेते हैं आप इतने सारे कैरेक्टर? ये शुरुआत कहाँ से हुई आप ये बताओ पहले। कॉलेज वॉलेज स्कूल में तो आपने अंधेर मचा रखी होगी। कॉलेज में, इनफैक्ट कॉलेज में मैं जाना ही मैं 2 वजह से जाना जाता था। एक लड़का है अपने हॉस्टल में जो बहुत सारी आवाजें निकालता है, मिमिक्री करता है, स्टेज पे फाड़ता है, और दूसरा मैं जाना जाता था मेरे केटीज की वजह से, बिकॉज सबसे ज्यादा केटियां मुझे ही लगी होती। इंजीनियर थे आप? इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। अरे वाह। तो अगर 3rd से 4th सेम की तरफ पहुंचे हो तो 3rd के सारे बैक लगे हुए हैं। हाँ। और 4th तो है ही। तो मर्सी कितनी बार पहुंचे? सीधे ड्रॉप लेता था मैं। सीधे ड्रॉप लेता था। तो इंजीनियरिंग पूरी हुई फिर आपकी? हाँ ऑफ कोर्स, इंजीनियरिंग पूरी, गिरते पढ़ते जोड़ते जाड़ते जो पूरी करनी थी वो मैंने पूरी कर ली। और उसके बाद करते वक्त ही रियलाइज हो गया था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद सीधा शिफ्ट मैंने वहीं से गैर दिमाग में लग चुका था। फिर आप रेडियो की ओर गए या कुछ और ट्राई किया? द थिंग इज कि इंडस्ट्री में अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है या आपकी पकड़ नहीं है इंडस्ट्री में और एन आउटसाइड है, तो कहीं से तो शुरुआत करोगे। तो मुझे याद है जब मेरा 3rd ईयर का ड्रॉप था इन द ईयर 2006, उस वक्त ड्रॉप लगा तो अब घर पे तो बैठोगे नहीं, बिकॉज उम्र हो गई है ना, तुम अचानक से नाउ यू आर क्लोज टू 20, और इससे पहले कि कोई बोल दे फोकट का घर पे बैठ के खा रहा है, फीस भी खा रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, तो बोला क्या किया जाए। तो कॉल सेंटर का नया चलन था 3 साल का, तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया। तो रेडियो लॉन्च हुआ था बिग एफएम, नाम ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, 92 बिग एफएम, 92.7 बिग एफएम। तो आते जाते ना मेरे को वो एक होर्डिंग दिख गई 92.7, तो मैंने वो मोबाइल में रेडियो होता था ऑन कर लिया, तो उसमें एक विज्ञापन चला कि अगर आप है मिमिक्री में माहिर, निकाल लेते हैं आवाजें, तो पार्टिसिपेट कीजिए हमारे कॉन्टेस्ट नकली नंबर 1 में। मैं बोला मिमिक्री का कॉन्टेस्ट रेडियो पे, बोला ठीक है। मैंने अपनी नाइट शिफ्ट खत्म की कॉल सेंटर की, दोपहर को सो के उठाऊंगा कोई 4 बजे, मैंने वो नंबर पे कॉल लगाया,
3-4 आवाज़ें निकाली एंड 2006 में मैंने उनको वो जो कंपटीशन था नकली नंबर 1 वो पार्टिसिपेट कर गया। अब सीन ये था कि मेरी भाषा पे पकड़ थोड़ी अच्छी थी और भी मिमिक्री आर्टिस्ट थे मेरे साथ, लेकिन किसी की जो मातृभाषा थी उस पर उसका एक्सेंट बहुत हैवी था, कोई उर्दू के सही चीज़ों को मतलब नुक्ता काफ बम्बई वालों को नहीं पता होता है, ठीक है, वो अदब है ही नहीं वहाँ पे। तो मेरी उसमें थोड़ी सी पकड़ थी, तो उस वजह से जब मैं नकली नंबर 1 जीता नहीं वो भी तो एक बेइज्जती होनी चाहिए ना, आवाज़ तो निकाल लेते हो लेकिन जीतोगे थोड़ी। तो उन्होंने बोला कि तेरी आवाज़ अच्छी है, यू शुड कम फॉर वॉइस ओवर्स। तो मैं वॉइस ओवर्स करता था, फिर लास्ट ईयर इंजीनियरिंग का बचा हुआ था, मैं बोला ये कर लेता हूँ, उसके बाद जब लौटेंगे वहाँ से फिर देखते हैं। जैसे ही इंजीनियरिंग ख़त्म की तो नौकरी लगी। बल्क SMS सॉफ्टवेयर आपको पता है क्या होता है? जी, ये प्रमोशनल जो मैसेज भेजा करते थे जी, तो उस टाइम पे ये था कि अगर आपकी चश्मे की दुकान है हाँ। तो मैं एक कंपनी में काम कर रहा था एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मैं बल्क SMS सॉफ्टवेयर, आपकी चश्मे की दुकान है, हमारा सॉफ्टवेयर लीजिए, इस सॉफ्टवेयर के साथ हम आपको आप ही के इलाके के 10,000 फ़ोन नंबर्स का डेटा देंगे। आप हमारे सॉफ्टवेयर में बस एक मैसेज टाइप कीजिए कि आपकी दुकान में डिस्काउंट चल रहा है 20% इस आईवेयर पे। हाँ, जब वो शुरू में 10,000 तक पहुंचेगा। चौंका करते थे लोग कि इसको कैसे पता, क्योंकि हमको लगता था कि टेलीकॉम कंपनी कहीं और से चल रही है और फिर हमारे इलाके के मैसेज आने लगते थे। एग्जैक्टली। तो कहते थे मोबाइल दुकान वाले नंबर बेच रहे हैं। हाँ, और नंबर भी वही होता था 55454 ऐसे नंबर पे। तो ये सॉफ्टवेयर बिका मेरे से एक भी नहीं। तो मैंने सोचा कि कहाँ जाके बेचूं, तो मैं रेडियो के लिए तो वॉइस ओवर कर ही रहा था। तो मैं सोचा यार वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लोग ये तो रेडियो स्टेशन है, उनको तो बेचना ही होता है सब सॉफ्टवेयर। तो मैं गया उनके पास, मैं लेके बैठा, सर ऐसा ऐसा ऐसा। बोले ये सब तू क्या कर रहा है केतन, हो गई ना इंजीनियरिंग? मैं बोला हाँ। आरजे बनेगा? मैं बोला बना दोगे? तो बोलता कल ही नहीं बना देंगे, ट्रेनिंग चलेगी, पहले तुम एक ओबी जॉक बनोगे, आउटडोर ब्रॉडकास्ट सीखो कि कैसे शो के प्रोड्यूसर बनो, किस तरह से रिसर्च होती है, किस तरह से देखो जो तुम्हारे सीनियर जॉक्स हैं वो कैसे बात कर रहे हैं। देन इवेंचुअली यू स्टार्ट विद द नाइट शो, देन दिस शो, देन दैट शो। मैंने बोला ठीक है सर, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट आप बनाएंगे ना उस पर कहीं पर भी आरजे प्रोड्यूसर ये सब मत लिखेगा। तो बोलते क्या लिखूँ? बोला सर साउंड इंजीनियर लिख दीजिए। अच्छा, इंजीनियर हूँ क्योंकि मैं, ताकि घर पे जब दिखाऊं कि मैं क्या बना हूं, नौकरी पाया हूं बिग FM में, वो इंजीनियर टैग खाली दिखे, ताकि पापा से गाली ना पड़े। लेकिन वो कर नहीं पाए बेचारे। कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह से छुपते छुपाते रखा हुआ था, पापा के हाथ में एक दिन लग गया, देखे। और यूपी के पापा हैं, जौनपुर, ठेठ जौनपुर में पले बड़े, हालांकि MBA हैं, लेकिन जौनपुर थोड़ी जाता है सिस्टम से, ऊपर से यूपी का बाप। रात को मतलब करीब अगले दिन 6 बजे मुझे पहुंचना है वाशी, पनवेल पहुंचना है मुझे अगले दिन। कौन सा साल कौन सा था ये? दिस 2008 है, 2008। और जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देखा, करे नचनिया बनेगा रे, नचनिया बनना है, इसीलिए तुमको इंजीनियरिंग कराया हूं। चरकट नहीं तो मारे जो जब नकुला में से खून निकल आई। ये सब सुना, लास्ट का उनका लाइन था, आगे चल के भीख मांगते हुए मेरे पास मत आना। एंड आशीष भाई वो दिन है और आज का दिन है, आज तक उनसे भीख मांग रहा हूं मैं। और मजे की बात है कि ऐसा दावा ठोकने के बाद भी वो भीख मुझे दे रहे हैं। तो ये कहाँ से पहुंच गए थे जौनपुर, पिताजी? जौनपुर से मुंबई। पापा ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पहले साइंस करने की कोशिश की, लेकिन ही एंडेड अप डूइंग बीकॉम। और बीकॉम करने के बाद एक्चुअली पापा का साइड का खानदान है ना, वो इंजीनियरों का खानदान है। हाँ। तो मेरे ऊपर इंजीनियरिंग करने का ना पेयर प्रेशर था। हाँ। बाकी इंजीनियरिंग करने के लिए सर आप मुझको बताइए सबसे जरूरी कौन सा सब्जेक्ट होता है? मैथ्स बेसिक है, मुझको पता है, मेरे पापा को पता है, मेरे माँ को, मेरे पूरे मोहल्ले को, मेरे स्कूल को, मेरे पूरे खानदान को पता है। मुझे तो लगता है बाहरी देश वालों को भी पता होगा केतन की मैथ्स अच्छी नहीं है, सबको पता है। लेकिन सब के सब करना है तो इंजीनियरिंग ही करना है, करना है तो इंजीनियरिंग करना है। क्यों? क्योंकि घर में इतने इंजीनियर हैं, कुछ और लोग हैं तो नाक कट जाएगी। तो पेयर प्रेशर मेरे को भी लगा है, हाँ यार खानदान में मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। तो उस टाइम पे कैसा होता था? बज था उस टाइम पे, सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे थे, ये वो वाला टाइम था? हाँ ऑब्वियसली। और बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि पापा यहाँ पर किस लिए आए, हाँ। तो वही मैं बता रहा था ना कि घर में इंजीनियर्स, तो मेरे बड़े पापा जो हैं वो BHU IIT हैं, 2 IITians हैं। वन हैज हिज ओन सॉफ्टवेयर कंपनी
द वन हैज हिज ओन ग्लास फैक्ट्री इन शिकोहाबाद। तो यही था कि वो लोग बॉम्बे में थे एंड पापा यहाँ पर आए फॉर फर्दर स्टडीज, और मुंबई में उन्होंने MBA किया। दैट्स व्हाई ही केम टू बॉम्बे। और फिर वो बॉम्बे देन मुंबई नाउ। हाँ, आप मुंबई के हो गए फिर उसके बाद। हाँ, मैं 83 में मेरी पैदाइश हुई है। और फिर इधर कैसे आना हुआ टीवी की ओर और एंकरिंग की ओर? डिजिटल आपने पहले शुरू किया था या टीवी की ओर आप पहले गए थे? सबसे पहले तो रेडियो था सर। हाँ, अच्छा, रेडियो पे उस टाइम पे बड़े नाम कौन हुआ करते थे मुंबई? रेडियो पर बड़े नाम हुआ करते थे जीतू राज, मलिश्का, अनिरुद्ध LLB, RJ अनमोल, आयुष्मान वॉज अ बैच बिफोर मी, हाँ अपार शक्ति आए ही थे हाँ, बॉम्बे। अपार शक्ति तो काफी नए। तो अपार शक्ति को जो कंसोल ट्रेनिंग थी वो मैंने दी थी अरे वाह। बिग FM में। बेसिक कंसोल ट्रेनिंग, लाइक हाउ टू ऑपरेट द एंटायर कंसोल ऑफ द रेडियो, वो ट्रेनिंग मैंने अपार को दी थी। एंड आई वाज विद बिग FM फॉर 4 years। तो फिर कैसे शोज कैसे आप बनाया करते थे? किस किस्म के वहाँ पे इवनिंग शो होते हैं? मेरी शुरुआत हुई थी आफ्टरनून शो से। हाँ। और एक पता नहीं क्या था कि मैं जल्दी से स्टार स्ट्रक नहीं होता था। कि मतलब अगर कोई आ गया तो एक होता ना फफल जाना कि क्या पूछूं, क्या करूं, ये हाथ ऐसे कपकपी। तो उसमें क्या, हर आरजे का अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वो तुरंत अपने शेल में जाता है कि सबसे बेस्ट वो क्या कर सकता है वो करे। तो उसमें कोई आरजे होता था, हमारे साथ इस वक्त है, वो होता है ना कि तुरंत माइक ऑन होते ही इंसान कोई और होता है एकदम। हमारे साथ इस वक्त है सलमान खान से हम बातें करने वाले हैं सलमान खान के साथ। वो फिर कोई आरजे अपने कंफर्ट जोन में आता है, कि जब पहली बार आपने अपने पिताजी को ये स्क्रिप्ट सुनाई तो उनका क्या कहना था? सलमान वहां पे बैठे हुए लाइक अच्छी लगी थी, स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी, अच्छी थी। और जब आपकी माँ थी, उन्होंने जब ये फिल्म देखी, अच्छा लगा। Good. अब मेरा सीन ये था कि मतलब दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वाज फॉर द मूवी वीर। और सलमान आए। अब मेरे को सबसे लास्ट में रखा गया है बिकॉज आई एम द जूनियर मोस्ट जॉक। अच्छा, ऑफ कोर्स स्टार स्ट्रक मतलब आई नो हु ही इज, बट मेरा फफलने जैसा नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला, सलमान सर, बोलो ना। सर, मैं ना ये इंटरव्यू ना आमिर बन के करना चाहता हूँ, और उसमें एक छोटा सा गेम खेलेंगे हम लोग। आपके पास ना 40 सेकंड होंगे, मैं जो भी आपसे पूछूंगा ना, आपको हाँ, ना और नहीं बोलना है 40 सेकेंड्स में। तो सबसे पहले वो आमिर सुन के हंसे, लाइक अच्छा क्या नहीं बोलना है? हाँ, ना और नहीं। ओके, ट्राई करते हैं। मैं आमिर बना ऑन करके। और क्या बात है यार, इस वक्त हमारे साथ है यार, तुझे सल्लू बुलाऊं चलेगा? कुछ भी बोल यार आमिर, तो कुछ भी बोल, चलेगा, सब चलेगा यार। सबसे पहले बता, इंडस्ट्री का असली वीर कौन है, तू, मैं या फिर वो तीसरा? आई जस्ट सेड दिस एंड सलमान खान गोज इनटू दैट बर्जर्क लाफ्टर। चलता है। He goes like that for 25 seconds. इंटरव्यू वहीं खत्म। बिकॉज इसके आगे क्या, पूरे दिन इसी का प्रोमो चला है। अगले 3 दिन तक यही प्रोमो चला कि केतन सिंह ने ऐसा क्या पूछ लिया सलमान से। बार बार वही, असली वीर कौन है, तू, मैं या फिर वो तीसरा? He laughs for 25 seconds. This is the promo. तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस मतलब रेडियो में हुए। उसके बाद एक नाइट शो मैंने करना शुरू किया, जहां पर मैं पैदल चल के जाता था सिद्धिविनायक मंदिर तक फ्रॉम अंधेरी। और उसमें जो लोगों की यात्रा होती थी उनसे मैं बात करता था। किसी की कुछ मनौती है, किसी की कुछ मनौती है, किसी की मनौती मांगने जा रहा है, किसी की पूरी हो गई है, कोई तकलीफ में है, कोई बहुत खुश है। दैट एंटायर शो गॉट मी माय फर्स्ट आफ्टरनून शो एज अ आरजे। ये रिकॉर्डेड हुआ करता होगा और अगले दिन चलता होगा? नहीं, मैं चल के जाता था। हाँ, और लाइव होता था? एक बंदा स्टूडियो में बैठा होता था जो मेरा रिकॉर्ड करता था। जो मैं बात कर रहा हूँ लोगों से। मौके से ही चलता था। या मजेदार टाइम रहा होगा वो तो।
अब शुरुआती था पहला प्यार जिसको बोलते हैं कि पहली नौकरी पहला प्यार। और फिर उसके बाद इधर कैसे डिजिटल और एंकरिंग टीवी की ओर? सो टीवी पे आने का सीन ये हुआ था कि वो भी रेडियो की वजह से ही हुआ था। एक दिन मैं सवेरे शो कर रहा था, तो न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ थी कि शबाना आज़मी जी धारावी के स्लम्स में कुछ सेवा करने या किसी भाव पे पहुंची। तो अब ट्राई किया, प्रोड्यूसर ने कांटेक्ट करने का, वी कुडंट कांटेक्ट हर, सो वी सेड कि जावेद जी को कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, कुडंट गेट इन टच विद हिम आल्सो। बोला कि यार लास्ट मोमेंट पे क्या करें, ठीक है चल लेट मी थिंक अबाउट समथिंग, आई विल डू समथिंग, अगर कुछ नहीं तो वी विल क्रिएट जोक आउट ऑफ इट। तो मैं बैठा, लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं हुआ, लिंक आने वाला था, मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि शबाना आज़मी जी स्लम्स में पहुंची थी, वहाँ पर उन्होंने ऐसा ऐसा किया, लेकिन हम उन्हें फ़ोन नहीं कर पाए किसी मजबूरी की वजह से, वी कुडंट गेट इन टच विद हर, नॉट ओनली हर, वी कुडंट इवन गेट इन टच विद जावेद साहब, लेकिन हमारे पास एक हमारे खुद के लो बजट जावेद साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जावेद साहब मुझे बताइए कि कैसा लगता है जब शबाना जी जाके लोगों की ऐसे सेवा करती हैं? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, सेवा तो हमेशा होनी चाहिए, और सेवा के भाव से अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जब आप कहते हैं कि आप इस देश से प्यार करते हैं, तो क्या ये मोहल्ला और जो नाली बह रही है आपके देश में नहीं है? वही आपके देश प्रेम का प्रतीक है, आपको करना चाहिए। बाकी वेलकम के डायरेक्टर अनीस बाज़मी हैं, मेरे वाइफ का नाम शबाना आज़मी है। दिस इज व्हाट आई रैंडमली से रोचक कोहली, द म्यूजिक डायरेक्टर, वो उसको क्रिएटिव हुआ करते थे बिग एफएम में, वो गाड़ी से आ रहे हो, उन्होंने लिंक सुना, वो आता तो उसकी कुछ खुराफात चढ़ी थी, स्टूडियो में आता है, बोलता है क्या लिंक था, मैं बोला कौन सा वाला, जावेद अख्तर वाला, बोलता है अभी आ रहा था गाड़ी में तो मेरे को ना एक आइडिया क्लिक हुआ है, जैसे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक है वैसे हम लोग अख्तर कॉलिंग अख्तर बनाते हैं। मैंने बोला अख्तर कॉलिंग अख्तर क्या होगा उसमें? तो बोलता है तू शो खत्म करती कैंटीन में आ जाना, वहां पर तब तक मेरे पास एक स्केलेटन रेडी होगा। बोला ठीक है, खत्म किया शो, गए, ऑर्डर्ड सनी साइड अप, खाते खाते बता, बोलता कि फरहान बेसिकली फोन करेगा और वो कोई डाउट लेके फोन करेगा, और जावेद साहब पहले ना उसको जवाब नहीं देंगे, पहले अपना कोई गाना सुनाएंगे, और उसके बाद जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो सोल्यूशन देंगे। मैं बोला गुड, हमने पहला कट बनाया, 3.5 मिनट का निकला। बोलेगी ये तो इस तरह का इंटरस्टेशियल या स्पार्कलर नहीं चल सकता है, इसको छोटा करना है, कट शॉर्ट करते हैं। बोले ठीक है कैसे कट, और चॉप करके 1.5 मिनट का बना। अब हमने इसे सुनाने की कोशिश की कि प्लीज़ इसे ऑन एयर कर दीजिए, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी बनी है, बट यहाँ पर तकलीफ हो गई क्योंकि 1.5-2 साल पहले ही सनी देओल ने रेडियो पर, इनफैक्ट 2 रेडियो स्टेशंस पर एक ही प्रॉपर्टी चलती थी अलग अलग तरीके से, सनसनी। अब सनी देओल ने शायद सुन लिया होगा, बिकॉज सनसनी वॉज अ प्रॉपर्टी विच वॉज डिमीनिंग लाइक हिम, लाइक सनी को ही उतार दे रहा था। इनफैक्ट द वन दैट यूज्ड टू रन ऑन आवर रेडियो स्टेशन वॉज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन सनी पाजी एंड धर्म पाजी, एंड सनी पाजी मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हालत खराब में बैठे हैं। पापा ये क्या कर रहे हैं पापा, ये देखिए जिस बनियान का मैं ऐड करता था उसमें भी होल हो गया है। धर्मेंद्र की खाली इतनी आवाज, आइस डाल दे, ये सब आवाजें। सो इट वाज वेरी डिमीनिंग टू द स्टार्स देमसेल्व्स। तो मानहानि का दावा हो गया, और वो भी बाप बेटे की जोड़ी। और यहाँ पर 1.5 साल बाद अगेन वी आर कमिंग अप विद द प्रॉपर्टी जहां पर बाप बेटे की जोड़ी है। आर बॉस तरुण कटियाल, ही वाज हेडिंग बिग दैट टाइम, लाइक चांस ही नहीं है यार, अभी तो इतने बड़े तकलीफ से निकले हैं, हाउ कैन यू गेट अनदर बाप बेटे की जोड़ी, यू शुड टेक दिस ऑफ एयर, यू कांट पुट इट ऑन एयर। वो प्रॉपर्टी कम से कम 3-4 महीने तक इट वाज लाइक लाइंग इन द डंप्स। हर दूसरा बंदा, देयर वर डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट लेवल्स इन बिग एफएम जो चाह रहे थे कि वो ऑन एयर हो। फाइनली सीनियर जर्नलिस्ट हैं भावना सोमया जी, उनको बताया गया, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया टू सी अगर जावेद साहब सुन लें, एंड ही अप्रूव्स इट कि इसे ऑन एयर करो। अब ये मेरे फर्स्ट हैंड बात नहीं है, मेरे जैसा वो बताती हैं मेरे को याद है कि हमने सुनाया उनको बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जिस तरह से वो बताती हैं, वो कहती हैं कि जब जावेद साहब ने एक्टर कॉलिंग एक्टर सुना तो उन्होंने कहा कि
अच्छा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस मेरी आवाज अच्छी नहीं है, फरहान की ज्यादा अच्छी है। तो बोला गया कि आपकी ज्यादा अच्छी है क्योंकि पंच भी आप ही मार रहे हो ना। एंड देयर गोज ऑन एयर एक्टर कॉलिंग एक्टर। उसी वक्त मैंने बिग एफएम की नौकरी छोड़ी थी, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि आरजे की नौकरी होती है। इट्स लाइक अ प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब, जस्ट दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ अ माइक। खाली उतना ही पार्ट क्रिएटिव है, बट एवरीथिंग एट द बैक एंड इज वेरी मच कॉर्पोरेट, लाइक टू मच ऑफ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, ये वो दुनिया भर का एनालिसिस एंड स्टफ। तो आई वाज लाइक कांट डू दिस। वो चल गया, लेकिन एक्टर कॉलिंग एक्टर चलता रहा। विद इन अ ईयर इट गॉट गोल्डन माइक्स, IRF गोल्ड, NYRF, वहां पे अवार्ड्स लिए, एंड इट रन फॉर गुड 12 years। यहीं पर किसी ने एक्टर कॉलिंग एक्टर सुना, तो एक्टर कॉलिंग एक्टर की जो राइटिंग थी, लाइक स्पेशली उसमें जो एक लाइन आती है, कॉल वेटिंग पे आजमी है। तो कॉल वेटिंग उस वक्त नया नया 3-4 साल पुराना ही था कि कॉल वेटिंग वाले कोई फीचर था, उसको यूज करना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द निटी-ग्रिटीज, कि उसमें करंट चीजें बहुत सारी यूज हुई थी। बहुत जगहों पे मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज करता था, कि जावेद साहब बोल रहे हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं। तो वो ह्यूमर जो था ना, वो करंट राइटिंग ऑफ टेलीविजन से हल्का सा अलग था, थोड़ा सा ज्यादा कंटेम्प्रेरी था। तो मुझे कॉल आ गया, नौटंकी द कॉमेडी थिएटर नाम का एक शो था कलर्स पे। आई वेंट देयर कि क्या है, तो बोला लिखना है। मैं बोला बताइए क्या लिखना है। बोले कि अनु मलिक है। बोला ओके, उनके घर पे बाई का इंटरव्यू होना है, ये आपको लिखना है। मैं बोला कि ओके। सलोनी बच्ची हुआ करती थी कॉमेडी सर्कस में, वो बाई बनी है, अनु मलिक कोई और बना है। मैं ठीक है, मैं पूरा दिन पता नहीं क्या रगड़ के लिखा, डायरेक्टर के पास गया। मैं बोला सर ऐसा ऐसा लिखा है। तो बोलता सुना। बोला कि यहाँ से अनु मलिक आते हैं, भाई चाहिए भाई चाहिए भाई चाहिए भाई चाहिए भाई चाहिए, ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ तो सुना। तो पूरा सुनने के अंदर बोलते एक काम करेगा क्या। मैं बोला हाँ सर। ये एक्टिंग भी तू कर लेगा क्या। मैं बोला क्यों, आप तो कोई और करने वाला है, जो करने वाला है ना उसका एक्सेंट पंजाबी है, तो उसका अनु मलिक वैसा निकलेगा जैसे तू कर रहा है, करेगा क्या। मैं बोला हाँ ठीक है सर करूँगा, क्यों नहीं। तो वही पहली स्क्रिप्ट लिखी, वही पहली बार टीवी, खुद की स्क्रिप्ट याद ही नहीं थी। चैनल के जो आते थे खूब गाली भी दिए डायरेक्टर को कि एक तो ऐसे ही शो किधर जा रहा है, ऊपर से तुम्हें नया एक्टर जिसको डायलॉग नहीं आ रहे हैं वो चिपका दियो। बट देन 1-2 बार और चांस डायरेक्टर नहीं दिया डीपी सर ने, धर्मपाल ठाकुर। ही इज द क्रिएटर ऑफ कॉमेडी सर्कस, द डायरेक्टर ऑफ कॉमेडी सर्कस एंड एवरीथिंग। सो उसके बाद से तो नो लुकिंग बैक, देन आई हैव बीन इन। तो किस तरह से होते हैं ऐसे कॉमेडी शो? क्या आप कहीं टीपी से पढ़ते हुए या याद करके ही आपको करना पड़ता है? सर आइडली टीपी से नहीं होता, बट ऑफ लेट लास्ट कपल ऑफ शोज दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ, अगर कंपटीशन है तो टीपी नहीं है। अच्छा, चेंज भी हुआ होगा, आप 2013-14 की बात कर रहे हो और अभी या कंप्लीटली। तो आप जब आपने शुरू किया तब कैसा था? मैंने जब शुरू किया तो टीपी था, और मैं जिस शो से शुरू किया, नौटंकी द कॉमेडी थिएटर, इट वाज नॉट अ कंपटीशन शो। इट वाज समथिंग लाइक जो सेट ऑफ एक्टर्स किसी की भी जोड़ी बना के कुछ बना के और स्टेज पे नौटंकी हो रही है। तो वहां पर प्रॉम्प्टर हुआ करता था। एट द सेम टाइम मैंने 2022 में लाफ्टर चैंपियन किया था। लाफ्टर चैंपियन में देयर वाज नो टीपी। याद करके और जो याद किया होता है ना, वही बहुत चमक के फूटता है। बिकॉज सडनली इफ यू आर लाइक कि क्या कर रहे हो तुम्हें समझ में नहीं आया, फिर टीपी देखने लगे। तुमको तो याद रखना चाहिए, उसमें टाइमिंग मर जाती है। तो इस तरह से। और फिर ये डिजिटल की ओर आप कैसे आए? डिजिटल की तरफ यूं आया क्योंकि ये सवाल मैं बार 3 बार डिजिटल बोल चुका हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल वो मैरिजुआना वाले वीडियो के लिए है कि वो कब दोबारा शुरू होगा, जनहित में जारी, या उस पर आपकी क्या जर्नी थी, आप उस पर एंकर किया करते थे, उसमें बड़ी दिलचस्पी है लोगों की। ओके, सो बिग एफएम में मेरे एक एक्स बॉस हुआ करते थे, मानव धांडा, एंड श्री अधिकारी ब्रदर्स के जो चैनल हैं वो रिवैम्प पे थे, एंड ही बिकेम द हेड ऑफ लाइक स्पीयर हेडिंग द एंटायर चेंज, जहाँ पर उनको यूट्यूब चैनल भी लाना था जिसका नाम था हैप्पीफाई। देयर वाज टीवी चैनल that was supposed to be launched by the name Happy, ये सब होना था।
और उसके दौरान उनको यूट्यूब पर जो चैनल आएगा उस पर क्या क्या शोज होंगे उसकी तैयारी चली. सो मानव धांडा थे ही. अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स विराज, ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट टीम. ही वॉज वेरी कन्विंस्ड कि केतन एक व्लॉग कर तू. तो मैं व्लॉग समझ ही नहीं रहा था वो मुझसे क्या व्लॉग चाहता है कि क्या व्लॉग करूं. तो उसने बोला कि उसने मुझे दिखाया द शो, नाम बार बार भूल जाता हूँ. देसी था विदेशी था, जेम्स ऑलिवर, क्या नाम है, मैं भी भूल गया. जॉन ऑलिवर. सो जॉन ऑलिवर उसने मेरे को दिखाया कि ये करना है. अब प्रॉब्लम ये है कि उसने मुझे तो दिखा दिया ये करना है, उसने आर्ट डायरेक्टर को भी दिखा दिया ये करना है. हाँ. आर्ट डायरेक्टर ने जैसा जॉन ऑलिवर का बैकग्राउंड था एकदम वही चेप दिया है. वही पीछे की लाइटें, वही फल्ली, वही वुड का टेक्सचर, वही कांच मेरे टेबल पे, सब कुछ वही. और उसके बाद सबसे पहला हमने बनाया था रिपब्लिक डे पे. और मेरा यही था कि अगर यू वांट टू डू समथिंग ऑन रिपब्लिक डे, गो एंड आस्क द मासेस कि व्हाट इज रिपब्लिक डे. एक भी सही जवाब नहीं देगा, चांस ही नहीं है. गो इन द मासेस, नॉट द पढ़ा लिखा कॉलेज का क्राउड को भी मैं एक बार मत पूछना. गो जस्ट जो ट्रेन में डेली ट्रैवल कर रहा है या जिसकी पान की टपरी है या जो चाय की टपरी है, दीज पीपल जो इस लेवल के होते हैं, जो इस देश में रहने, जब खाली पूछ ले. वो वॉक्स लेके आया और हम लोग इतना हंसे हैं एक एक जवाब सुन के. आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी, आज के दिन सब पब्लिक एक साथ आई थी ना, इसलिए रिपब्लिक. बिकॉज पब्लिक तो थी लेकिन साथ में आ गई तो रिपब्लिक हो गई. इस तरह के जवाब थे. मैं बोला गिवन वी आर डूइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेट्स डू दैट वीडियो. तो वो थोड़ा सा था, अच्छा बना था, ऑन थोड़ा सा सीरियस नोट पे था. बट सडनली भाई साहब अगली स्क्रिप्ट आती है, मैरुआना, जहां से कई लोगों को पता चला कि इसको मारिजुआना नहीं, मैरुआना इसको मैरिजुआना नहीं मैरुआना कहते हैं. और कसम से कह रहा हूं वो वीडियो रिलीज हुआ और उसके करीब 5 साल तक मैं अगर किसी पार्टी में गया हूं, किसी भी पार्टी में गया हूं, सर लेंगे सर. मैं बोला मैंने सिर्फ वीडियो बनाया है भाई साहब, मैं इन चीजों से कोसों दूर हूं. आई नो माई पॉइजन, आई टेक दैट, बट दिस इज नॉट फॉर मी. लेकिन लोगों को लगे मैं गंजेड़ी हूं बहुत बड़ा, इसीलिए मैंने मैरुआना पे वीडियो बनाया है. लेकिन जब हम लोग ने रिसर्च किया था उसके ऊपर, उसमें इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे कि इंडिया की जड़ी बूटी है, आयुर्वेद का हिस्सा है वो, और वाकई में है. और ये मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ है. अब मैं उस शो में बोलता था ना, बिना फैक्ट के मैं पाद नहीं रहा आजकल कि ये तो फिर भी कहीं और लिखा हुआ है. हमने कितने सारे वेदों में है और पता नहीं कहाँ कहाँ है. और वहां पर अंडर सम अमेरिकन प्रेशर राजीव गांधी डिसाइड्स टू मेक इट इलीगल. और आज के डेट में अमेरिका में जगह जगह पे लीगल है. फिर सब टीवी के लिए आपने 2016 में भानुमति से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन इसके पहले आप फिल्में वगैरह भी तो कर रहे थे. अब फिल्में कर तो रहा था और रिलीज भी तो होनी चाहिए. एक का तो नाम ही बदल गया था. एक का नाम था मीट द पटेल्स, हाँ, वो चेंज होके हो गया सॉलिड पटेल्स, जो कभी रिलीज नहीं हुआ. हाँ. फिर उसी प्रोडक्शन कंट्रोवर्सी क्या थी उसकी, उसका नाम किसी और फिल्म से मैच, डॉक्यूमेंट्री से मैच. देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री इन यूएस. अब यूएस वालों को क्या फर्क पड़ रहा था मेरे को मालूम नहीं. इंडियन कम्युनिटी थी, मीट द पटेल्स उनका नाम था, एंड वी वर रिलीजिंग हियर इन इंडिया. अली असगर थे उसमें, अली असगर, शिव पंडित, वरुण बडोला, शाहजहान पदमसी, मनमोहन देसाई की भतीजी हैं, वैशाली देसाई, वो थी. क्या थी उसकी कहानी, किस बारे में था वो? यार कॉमेडी ऑफ एरर्स, प्रॉपर कॉमेडी ऑफ एरर्स. बट थिंग जब रिलीज नहीं हुई तो नहीं हुई. कट्टू सेम प्रोडक्शन की 7 Hours to Go थी, वो रिलीज हुई लेकिन कोई देखने नहीं गया. ये भी तकलीफ होती है ना कि रिलीज तो कर दे, कोई देखने भी जाए. तो ऐसा शुरू में तो बड़ा खराब लगा होगा कि आ रही है वो पहली. अरे सबसे पहले तो जया ऑडिशन दे के आया मीट द पटेल्स किसी और कैरेक्टर के लिए. डायरेक्टर को मैं इतना पसंद आ गया, उन्होंने बोला भाई पैरेलल लीड टॉम एंड जेरी का 2 कैरेक्टर है, टॉम पटेल, जेरी पटेल, ऑडिशन फॉर जेरी पटेल. मैंने बोला ओके, ऑडिशनिंग फॉर जेरी पटेल. मैंने किया जेरी पटेल का, अप्रूव्ड, यू आर प्लेइंग द पैरेलल लीड. भाई साहब काटो तो खून नहीं. कहाँ मैं रेडियो में जाके एक्टर कॉलिंग एक्टर, सोनी सब टीवी का चैनल वॉइस हुआ करता था मैं. मुझे वो मिल गया जिसके लिए मैं चाह रहा था, बिकॉज एक्टिंग ही करनी थी ना, बाय कोर तो यू आर एन एक्टर.
लेकिन तुमको कोई लाके पिक्चर तो दे नहीं दे रहा है, तो यू आर डैबलिंग हियर एंड देयर. यू डोंट वांट टू डू थिएटर बिकॉज वहां पे पैसा नहीं है. यू आर डूइंग थिंग्स जहां पर पैसा भी है और काम का सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है. यू आर डूइंग रेडियो, यू आर डूइंग वॉइस ओवर्स. यहां पर अचानक से ऑडिशन पहला एंड यू आर लाइक सिलेक्टेड फॉर पैरेलल लीड. मैं बोला भाड़ में क्या, पैसा कितना देंगे सर? मतलब लाख रुपए. मैं बोला कोई बात नहीं, जैसे ये पिक्चर रिलीज होगी उसके बाद तो मेरा नाम ही नाम होगा. बिकॉज उस वक्त तो मैं अपने आप को राकेश रोशन का बेटा समझ रहा था ना. नॉट कि पहली पिक्चर में मतलब My God, I'm going to reach the peak of the stars, and this is what is my future, and this is what I'm going to do. पिक्चर रिलीज ही नहीं हुई. तो ये जब सूचना मिली होगी आप लोगों को कि नहीं आ रही है फिल्म, वो कैसा मोमेंट, कैसा लगता है, किस तरीके से बताते हैं? तो शब्द में जानना चाहता हूँ. पिक्चर रिलीज नहीं हो रही, ये आके कोई बताता नहीं. कैसे पता? देख रहे हैं अभी डेट. क्या है कि अभी वो रिलीज होने वाली है ना, तो बड़ी पिक्चर है, उसके कंपटीशन में नहीं आना. थोड़ा हम लोग आगे का देखेंगे. ठीक है, निकल गए. बोले सर आगे आ गया. देखते हैं अभी थोड़ा. स्क्रीन्स नहीं मिल रहे, उतने स्क्रीन्स अभी मिल नहीं रहे. एक बार स्क्रीन अपने को ना चाहिए 543 स्क्रीन्स. एक बार वो मिले फिर रिलीज करेंगे. ठीक है, कब मिलेंगे सर 543 स्क्रीन? 2 साल हो गया. देखते हैं. कुछ डिस्ट्रीब्यूटर लोग के साथ पंगा हो गया. मैं बोला ये रिलीज नहीं होने वाली. उसके बीच में दूसरी पिक्चर शूट होकर रेडी हो गई एंड 7 Hours to Go मैंने आपको बताया रिलीज हुई. उसके अलावा भी एक पिक्चर मैंने की जिगरिया, वो रिलीज हुई. सो दैट मूवी ऑल्सो डिडंट लाइक रीच एनीवेयर. पर ये समझ में आ गया कि रिलीज कैसे होती है फिल्म और अटकती कैसे है. नहीं, बट ये समझ में ये आ गया कि पिक्चर करो, चुपचाप आगे बढ़ो अगले काम की तरफ. पिक्चर खत्म हुई ना, सारा दारोमदार डायरेक्टर प्रोड्यूसर का है. उसको कैसे रिलीज करते हैं, उनके पास प्री प्लानिंग में था रिलीज का कोई प्लान, तो अच्छी बात है. नहीं है तो अभी बना रहे हैं क्या. तो अब डिपेंडेंट तुमको रहना नहीं. तुम अपना वही करवन्यवादी का रस्ते वहां फले शुका चना, अपना कर्म करो. फल की चिंता. रिलीज उसके किस्मत में होगी तो रिलीज होगी. जॉनी जंपर इतनी अच्छी फिल्म है दैट आई हैव रिटन ऑल्सो विद सौरभ वर्मा. शूट होके रेडी है. तनुज विरवानी उसमें लीड है. बट इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. कब से है ये तैयार? 21 में शूट पूरी हो गई थी. 21-22. बट कहाँ रिलीज पे है कुछ नहीं. तो उसके पैसे मिले थे? हाँ, सॉलिड पटेल्स के. मीट द पटेल्स के नहीं मिले थे. 7 Hours to Go के मिले थे. हाँ. जिगरिया के नहीं मिले थे. चलता रहता है. फिर 2017 में तो जो आपने सवाल पूछा था कि टीवी पे मैंने भानुमति किया. हाँ. तो यही होता है ना कि मतलब अब कमाई तो करेगा ना आदमी कहीं से. भानुमति का कुनबा तो जोड़ना तो कहीं ना कहीं से. क्या था उसमें, क्या रोल था? उसमें एक बंगाली कैरेक्टर का रोल था. हम था एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का, क्या होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर. सीएमओ. हाँ, सीएमओ था हम. और उसका अंदर कविता कौशिक जो था वो डॉक्टर था. FIR. हम सब लोगों का काम था कविता कौशिक से डांट खाने का और अपना काम करने का. मतलब उस कैरेक्टर से और उस कैरेक्टर की जो भी जर्नी थी, खाली वो मौजी. देयर वाज कोई बहुत ज्यादा डेप्थ वाला हम लोग या बुनियाद लेवल नहीं था. कर रहे थे कुछ काम दिल के लिए, कुछ काम पेट के लिए. और फिर ये आया जो शंकर जयकिशन 3-in-1. दैट इज वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस. वो मैरवाना वाला वीडियो जो था वायरल हुआ. शंकर जयकिशन जिस प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है वो है स्वास्तिक, सिद्धार्थ तिवारी. एंड दे हैड मेड द बिगेस्ट मैग्नम ओपसेस इन माइथोलॉजी. रामायण, लास्ट राधा कृष्ण जो था, या फिर पोरस जो सीला था, एवरीथिंग वाज स्वास्तिक. पोरस के आगे पीछे ही शंकर जयकिशन आया था. एंड आई थिंक सिद्धार्थ सर जब मेरे को मिले थे ड्यूरिंग द लॉन्च, उन्होंने मेरे को बोला तेरे को पता है ये कैसे तेरे को मिला है शो? मैं बोला कैसे सर? बोला तेरा मैरवाना वाला एपिसोड ना किसी ने मेरे को भेजा. मैं वो देख रहा था वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट. मैंने पूरा नहीं देखा, हाफ मैंने देखा और मैंने तुरंत टीम को कॉल किया कि ये लड़का कौन है, इसको ढूंढो, ये करेगा तीनों कैरेक्टर. तो शंकर जय किशन वॉज अ ट्रिपल रोल. शंकर जय किशन. ये पहले नहीं हुआ था टीवी पे कभी? ट्रिपल रोल आई डोंट थिंक. डबल रोल फिर भी आई थिंक हुए हैं पहले, बट दैट टू जो करंट GCs हैं उसमें नहीं. और फिर कपिल शर्मा से मुलाकात आपकी कैसे हुई?
कपिल शर्मा से मुलाकात सीन ये है कि कपिल भाई ने जब सबसे पहले इंडिपेंडेंटली खुद का शो शुरू किया था, विच वॉज इन 2013, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, दैट वाज ऑन कलर्स। उस एपिसोड के सबसे पहले उस शो का सबसे पहला जो एपिसोड था कॉमेडी नाइट्स, मैं उसका हिस्सा था, कास्ट का। मैं सुनील ग्रोवर भाई का हस्बैंड बना उसमें, वो मेरी वाइफ बनी है। बस ये था कि उसमें मेरे डायलॉग एक भी नहीं थे, मैं गूंगा पति था, गूंगा पति, एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट एपिसोड। तो मुलाकात वहां पे हुई थी, बिकॉज रिहर्सल में क्या है क्या नहीं, और एक तो गूंगा हूं तो एक होता ना कि बेचारे को डायलॉग नहीं है, तो परफॉर्मेंस बहुत सही कर रहा है क्या तुम, तो परफॉर्मेंस में नो डाउट, लाइन नहीं है लेकिन जो तू परफॉर्म कर रहा है इसी में खुश हूं मैं। और उसके बाद सीन क्या हुआ, लाफ्टर चैंपियन जब मैं कर रहा था 2022 में, तो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लेकिन हम सेमी फिनाले से मैं और गौरव आउट हो गए, और हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम फिनाले में जाएंगे। उस कॉन्फिडेंस में हमारा फिनाले का एक्ट भी रेडी था, एक्ट प्रॉपर रेडी था। तो अभी एक्ट सडनली सेमीफिनाले में हमारा नाम नहीं आया इन द फाइनल 6 और फाइनल 5, तो वी बोथ वर इन शॉक। गौरव तो चलते टेक में ही निकल गया, वो निकल गया, मैं फिर भी थोड़ा पढ़ा लिखा तो मैं रुका, मैं गया, मैंने बोला कि आई नीड वन रीजन व्हाई एम आई नॉट इन फिनाले। जो भी कहा सुनी बात हुई एंड एवरीथिंग, दे कन्विंस्ड मी, आई वाज आल्सो लाइक या लाइफ चलता रहे, लेट्स मूव ऑन। इससे बड़ा बड़ा देखा है कि निकाले गए हैं और कोई पूछ नहीं रहा है, तो रुके। सडनली लाफ्टर चैंपियन खत्म हुआ एंड द कपिल शर्मा शो का अगला सीजन वाज रेडी, व्हिच वाज द लास्ट सीजन ऑन टेलीविजन ऑफ कपिल शर्मा ऑन जीसी। तो उसमें गौरव सिलेक्ट हो गया। मैं बोला वाह बेटा, एक तो चलते टेक में भाग के तू गया, तू सिलेक्ट हुआ है, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, मैंने कौन सा खराब किया था, मैं तो अच्छा किया था। बोलता भाई रुको, मैं अभी आपको खींच के थोड़ी अंदर लेके आ सकता हूँ, वो तो टीम का कॉल होता है ना। मैं बोला हाँ मैं भी बस कह रहा हूँ। तो उसने बोला अचानक थी कि राजू श्रीवास्तव भाई के लिए ट्रिब्यूट एपिसोड कर रहे हैं हम लोग, तो सारे कॉमेडियंस आ रहे हैं। उसमें मैंने बोला कि आप और मैं एक एक्ट करेंगे। मैं बोला क्या करेगा, तो बोलता जो फिनाले के लिए जो हम लोग ने लिखा था वो करते हैं। मैं बोला कॉफी विद करण, बोलता है हाँ करते हैं, कॉफी विद चूरन जो अपन ने डिसाइड किया था। बोला ओके। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली हैड अ कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑन द कपिल शर्मा शो। इसके अलावा चिंटे पिंटे में आया हूँ, वो पीछे खड़े होते ना क्राउड में, वैसे वाले में बहुत बार आया हूँ, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहां पर आई एंटर एज केजो एंड टॉक टू कपिल, एंड वो एक्ट बहुत अच्छे तरह से रिसीव हुआ। वो एक्ट अच्छे से रिसीव हुआ तो लाइन में फिर मैंने 6-7 एपिसोड किए। और वहाँ फिर तब तक करण जौहर को दिक्कत थी, तब तक करण जौहर ने नहीं देखा था कपिल शर्मा शो देखते तो सारे ही होंगे। आपको कैसे पता चला कि उनको बुरा लग गया? खबरें देखी आपने? तो लास्ट ईयर मैडनेस मचाएंगे, आई वाज डूइंग मैडनेस मचाएंगे, और उस शो के दौरान एक एक्ट आया जहां पर आई एम डूइंग कॉफी विद चूरन। और कॉफी विद चूरन यार यूनिक है ना, बिकॉज नॉट एवरी अदर पर्सन इज मिमिकिंग केजो द वे आई डू, और मैं उन्हीं लोगों को मिमिक कर पाता हूँ जिनको मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ या बहुत ज्यादा वैसे फैन हो जाता हूँ ना किसी काम के या एवरीथिंग, तो उन्हीं को मिमिक ही कर पाता हूँ बिकॉज यू हैव ऑब्जर्व दैट पर्सन सो मच। तो मुझे लगता नहीं कि मेरे अलावा कोई केजो उतना क्लोजली किया है या मेरे बाद कोई कर रहा है। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड विद दैट एंटायर थिंग, और उस स्क्रिप्ट में कोई भी लाइन ऑफेंसिव नहीं थी कहीं पर भी। आई एम नॉट ओवर डूइंग एनी हरकत, या हाँ जो करण जौहर के जो स्पीचेस होते हैं या अवार्ड्स होते हैं, कई बार ही टेंड्स टू लाइक कुछ ऐसा बोलेंगे विच हैज अ लिटिल डबल एज स्वॉर्ड वाली बात नहीं होती है कि डबल मीनिंग की तरफ जाते जाते रुक जाती है। तो वो ट्रेट मैंने भी रखा अपने एक्ट में, तो एक वो था। तो उसका प्रोमो चल गया होगा, मैं अपने घर में बैठा हूँ लैपटॉप पे, अचानक से रिंग होता है, किसी ने मेरे को इंस्टा पे भेजा है कुछ, रैंडमली सम पर्सन सेंड्स मी केजोज स्टोरी जो उन्होंने पोस्ट की है, और उन्होंने कहीं पर भी एक तो नाम नहीं लिखा है कि कौन सा चैनल क्या नहीं, लेकिन मैं बोला ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज और तो कोई केजो कर नहीं रहा है।
तो यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया? फिर मैं जाके प्रोमो ढूंढ रहा हूँ कि प्रोमो में क्या बोल दिया है, प्रोमो में भी कुछ नहीं है। बोले किस बात का इनको बुरा लगा होगा। सो वाकई में मतलब बड़ा आदमी है और बहुत बड़े आदमी है, फॉलो किया है उनको इतना, उनके काम के मुरीद हैं आप। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग मैंने अनकंडीशनली कह दिया कि मतलब बुरा लगा है तो मेरी तरफ से माफी है, लेकिन इंटेंशन बिल्कुल ऐसा नहीं था। और इंटेंशन हो भी नहीं सकता। आपको पता है मेरे पापा जब बॉम्बे में थे उनकी पहली नौकरी कहाँ थी? क्या? धर्मा प्रोडक्शंस। अरे वाह। अकाउंट्स टीम में थे। हाँ। तो मतलब पापा बताते हैं अब कि जिस हिसाब से कि मतलब यश जी के साथ जब ये हुआ करते थे, ही वाज अ पार्ट ऑफ द अकाउंट्स टीम, तो लाइक कि करण जौहर को तो गोद में भी लिया हूँ। नॉट आफ्टर दिस इंसिडेंट, जनरली रैंडमली ही सेड इट बिफोर, बिकॉज जब K3G रिलीज हुई थी ना, मेरे पापा पिक्चर देखने दिखाने के शौकीन नहीं है। K3G रिलीज हुई थी, दैट्स द ओनली मूवी जिसके पापा 3 टिकट लेके आए थे, मेरे मम्मी के लिए और अपने लिए। एंड दैट्स द ओनली पिक्चर जो पापा के साथ थिएटर में देखी भी है मैंने। अरे वाह। एंड इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द धर्मा नॉस्टैल्जिया दैट ही मस्ट हैव इन हिज लाइफ। तो करण जौहर से फिर कभी बाद में मेल मुलाकात? उनसे मैं कहाँ से मेल मुलाकात कर लूँ? हाँ, कभी सोशल मीडिया पे? मेरे पास एक ही मीडियम था जो जर्नलिस्ट के आ रहे थे या न्यूज़पेपर्स के आ रहे थे कि व्हाट डू यू हैव टू। वो आपने टीवी पे कहा भी कि डीएम करना उतना सही नहीं होगा और मैं आपके एग्जैक्टली कि मैं डीएम, वो कौन है, मैं कौन हूँ मैं उनको डीएम करूँ। बट ये था कि द ओनली वे आई कुड कम्युनिकेट इज थ्रू जर्नलिस्ट जो मुझे कॉल कर रहा है। एंड आई वाज लाइक कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उनको मैंने मिमिक की वो बुरा लगा, मैंने कोई बात कही वो बुरी लगी, या मेरी कोई हरकत उठने बैठने में वो कुछ बुरी लगी, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। बट मेरी तरफ से माफी तो जाती है। तो लोगों ने ये नहीं कहा कि आप अतिरिक्त माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि एक वो भड़काने वाला होता है ना कि अमीर आदमी से जा टकराओ, किसी बड़े से जा टकराओ, आउटसाइडर जा टकराएगा, ये नेपो किड्स को बढ़ावा देते हैं उस तरह का। ये वाले बहुत लोग आए थे, इतना दबने का नहीं केतन, और कर। मैं बोला अरे यार, फिर कोई आ रहा है बोल रहा है कि सही किया, माफी मांगी ना, सही किया, वो बड़ा आदमी है उसको समझने दे, यू डिड द राइट थिंग, यू डिड द राइट थिंग। फिर कोई आ रहा है, इन लोग को तो सिखाना चाहिए, जो होता है ना नेपोटिज्म वाला जो। मैं बोला कि अब रहने दो मुझको, इतना टेंशन मिल गया है थैंक्स टू हिम। वो भी तो है यार। मैंने अपने समय पे जब कहना था नेपोटिज्म के खिलाफ तब कहा, सुशांत के टाइम पे भी आपने कई चीज़ें लिखी थी। आप रहते हैं, मुखर रहते हैं कई चीज़ों में, जो कि मैं कहूँ कि लोग ये आरोप लगाते हैं कि टीवी के जो कॉमेडियन होते हैं वो एक ढर्रा पकड़ लेते हैं, या जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, बहुत चलता फिरता टर्म है, क्रिंज हो जाते हैं एक लेवल के बाद, उनमें वो ग्रेविटी नहीं बचती। लेकिन सचिन पायलट के आप मजे लेते रहते हैं। सचिन पायलट पे भी एक गाना डेडिकेट करते हुए आपने, मतलब पॉलिटिक्स की ओर बचते हैं, टीवी वाले बचते हैं यूजुअली, या कलाकार की क्यों ही उधर पड़े। पर अब जिसका आइडल, मेरे आइडल कौन कौन है? हाँ, एंकरिंग में आइडल जिसका शेखर सुमन हो, तो उसको एडिटोरियल और पॉलिटिकल समझ होनी जरूरी है। हाँ। बस ये है कि जितना खुलकर वो 90s में पॉलिटिकल सटायर कर लेते थे ऑन ए शो मूव्स एंड शेकर्स, आज के डेट में कोई टच नहीं करता, बिकॉज द मोमेंट यू डू अ पॉलिटिकल सटायर यू आर immediately tagged as either this ideology or that ideology. और आज के डेट में आइडियोलॉजी में डिफरेंस होना मतलब ये हो गया है कि तुम तो मूर्ख हो अगर तुम उस आइडियोलॉजी, अरे क्यों, वो भी एक विचारधारा है, ये भी एक विचारधारा है। फर्स्ट लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर देन टॉक। जैसे मैं बोलूंगा मूर्ख हो तुम, अब बताओ, फिर तो सामने वाला वहीं पे इग्नाइट हो गया, वो तुमको मूर्ख बोलने से क्यों चूकेगा। अच्छा, लिखते हुए और जब ये कॉमेडी शो तैयार किए जाते हैं, पॉलिटिकल जो अभी ये मेरी भी थोड़ा कमी है, मैं उतना देखता नहीं हूँ टीवी, पहले मैं कॉमेडी शो देखा करता था, कुछ नाम ले लिए जाते थे, थोड़े मजे ले लिए जाते थे। अब उससे बचते हैं राइटर्स और चैनल, या वो करते हैं थोड़े थोड़े मजे ले सकते हैं? कोई दबाव है, कुछ ऐसा कोई माहौल में चेंज? दबाव का नहीं पता मुझको, बट पीपल अवॉइड टॉकिंग अबाउट एनीथिंग विच इज पॉलिटिकली इंक्लाइंड, क्योंकि फिर वही होगा जो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे कि तुम खराब हो। हाँ, वो वाली बात। हाँ, मतलब तो तुम टैग हो जाओगे, अच्छा तो आप उस तरफ के हो, अच्छा तो आप उस तरफ के हो, अच्छा तो यहाँ के हो आप। इसलिए थोड़ी करता हूँ कि मैं अब कांग्रेसी हो गया हूँ, या कि उनकी मिमिक्री इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं इस टाइप का हूँ तो इन लोगों की खिंचाई कर रहा हूँ। नहीं, आई एम अ फैन ऑफ अ पर्सन ऑफ अ सर्टेन थिंग, देन आई एम डूइंग दिस।
पढ़ते भी हैं आप व्यंगकारों को, साहित्यकारों को, या टाइम नहीं मिलता? नहीं, पढ़ता हूँ बट आई एम नॉट एन एविड रीडर कि मतलब मेरे अलमारी में किताबों के सिवा कुछ नहीं तो मैं मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है वैसा वाला नहीं, जिसको सजाना आगे सजाए। मेरे घर में बहुत कम किताबें हैं। हाँ, बट इफ आई गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग, लाइक शुरुआती दिनों में गालिब पढ़ डाली मैंने, उसमें आधी चीजें समझ में ना आए, लेकिन मैं बाहर जाके सुना रहा था कि ये गालिब की सुनिए सर कि परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम। किसी को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को खुद को नहीं आ रहा, लेकिन सब वाह कह रहे हैं बिकॉज गालिब सुना रहा है, और उर्दू और क्या लहजे में सुना है कि परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के साथ। सब लोग वाह 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 क्या पढ़े हो। अब कोई पूछ दे कि इसका मतलब क्या है गजब। तो नहीं पता। एक ऐसी शायरी आपको बताता हूँ, हॉस्टल में सुनाता था ना लोगों को बिठा के कि सुनो, एक शेर है, मतलब याद तेरी कभी दस्तक कभी खरगोशी से। खरगोशी वर्ड है नहीं, लेकिन मैं जो सुन रहा हूँ मेरे को समझ भी तो आना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आया सरगोशी, मैं अपने दिमाग में उसको खरगोशी बना दिया और 4 लौंडे लपाड़ों को सुना रहा हूँ। याद तेरी कभी दस्तक कभी खरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज सताती है हमें। उसमें एक स्मार्ट निकला, उसने बोला याद तेरी दस्तक तो मतलब सर नॉक हुआ, कभी खरगोशी से मतलब, मैंने बोला दस्तक मतलब कैसे, ऐसे स्लोली आती है, और खरगोशी मतलब बहुत फास्ट आती है। खरगोश कैसे फास्ट भागता है, तो याद तेरी कभी दस्तक कभी खरगोशी से, तो सब लोग ऐसे कर रहे हैं, ओ अच्छा हाँ खरगोश फास्ट भागता है। ये लेवल पे मैं सुनाया करता था स्वीकारे जाता है। लेकिन इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, आई रेड गालिब, फिर पता चला कि उनके कंटेम्प्रेरी थे ज़ौक, उनको पढ़ा, फिर उसके बाद जहां जहां जिन से इंट्रोड्यूस हो पाया, जावेद अख्तर हमारे भगवान हैं, उनको सुनते हैं, उनके हर चीज का फैन हूं। जावेद अख्तर कहेंगे मैं नास्तिक, मुझे भी भगवान बना दिया। हाँ सीरियसली, या ये टॉपिक ना मुझसे छूट जाए, शुद्ध देसी एंडिंग्स। शुद्ध देसी एंडिंग्स, क्या जमाना था उसका, दौर था उसका। देखा करते थे हम लोग, अब आया वो कि शाम को बैठ के रिफ्रेश करके देख रहे हैं, या फिर ऐसा अंदाजा लगा लेते थे कि उतनी समझ नहीं थी कि आपको सब्सक्राइब कर लो, आपको होम पे दिखेगा, नोटिफिकेशन दिखेगा। वो कैसा, आप कैसे पहुंचे, वो कौन था उसके पीछे? शुद्ध देसी एंडिंग्स इज ओन्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड CDS, और उनके और भी चैनल्स हैं। शुद्ध देसी इज द ओनली ओरिजिनल कंटेंट चैनल, और मैं उस चैनल का हिस्सा बना एज अ वॉइस आर्टिस्ट जब उसके 2013 की बात है, जब उसके करीब 30,000 सब्सक्राइबर होंगे। फिर कुछ दिनों तो मैं करता रहा, देयर वाज अनदर राइटर, वो राइटर फिर वहां से हटा, देन आई स्टार्टेड, बिकॉज मेरे को पल्स मिल गई थी कि क्या जाना है क्या नहीं। आई स्टार्टेड डूइंग इट, और उसके बाद एक एक जो कंटेंट वहां से निकला है, जैक शुक्ला बिकेम अ कल्ट। कम फॉलोइंग है, हाँ, लेकिन जो है वो हार्डकोर फैन है जैक शुक्ला के। और वो एनिमेशन, उसकी तो टीम थी हमारी, उसकी टीम थी, लेकिन उसमें भी जो राइटिंग होती थी, वो जो छोटे छोटे डिटेल हुआ करते थे, टेक्स्ट में ही लिख के कुछ हल्का सा खेल गए, या फिर किसी टी-शर्ट पे कुछ लिखा है, वो सब आपकी राइटिंग का हिस्सा होता था, या वो उसके लिए भी अन्य टीमें हुआ करती थी? एक्चुअली बड़ा जॉइंट सा एफर्ट होता था। एक बार मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अगर मुझको उसमें समझ में आया कि विजुअली कुछ दिखा सकते हैं, जैसे अभी हमने सिंघम का स्पूफ किया था, सिंघम अगेन का, तो उसमें जिस कप में अजय देवगन चाय पी रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है विमल चाय। अब विमल चाय मैंने नहीं बोला था, वो टीम ने डिसाइड करता है चाय के ऊपर ना विमल चाय लिख दो, और उसको चाय पीने मत दे, चाय पीने का थूकने दे, है ना। तो सटल तरीके से वो तो उस पूरा चैनल और उस पे आने वाला कंटेंट ही उस तरह से था, छोटी छोटी चीज़ों से आपको हंसाने के लिए। बीच में क्या हुआ था, वो कम हुआ था उस पे कंटेंट आना, या आप लोग इधर उधर हो गए? हाँ, सब लोग इधर उधर हो गए एक्चुअली। और फिर अभी वापस वो शुरू हुआ है, उसका इंस्टा शायद चला गया हाथ से। हाँ, हमारा इंस्टा चला गया हाथ से। क्या पासवर्ड वाकई भूल गए? पासवर्ड भूल गए थे। टीम पूरी चेंज हो गई, जो हैंडल करता था वो बंदा पता नहीं कहाँ है, यूएस में अब।
और उसको भी पासवर्ड याद नहीं है। तो अभी आपका काम उस पे कैसे होता है कि सेम, वी हैव गॉट एन एनिमेशन टीम, आउटसोर्स दैट पार्ट। लेकिन यूट्यूब का मार्केट अब वैसा रह नहीं गया जैसा 2018 में व्हेन वी स्टॉप्ड, वैसा रह नहीं गया। बट स्टिल वी आर ट्राइंग, लेट्स सी किस तरह से जाता है। लोगों के पास अब उतनी वो भी नहीं रही, वक्त ही नहीं रहा रील नहीं देखने के चक्कर में। रील यार, मैं एक दिन खुद को पीटने वाला था। क्योंकि मैं बैठा हुआ था, एक स्क्रॉल किया, दो स्क्रॉल किया, देखते जा रहा हूँ। फिर अचानक मैंने घड़ी की तरफ नजर उठाया, बोला पौना घंटा निकल गया ये करते करते। मैं फेंका अपना फोन, बेड पे ही फेंका जोर से। मैं बोला ये काम करना ही नहीं, मैं जाता ही नहीं रील्स की तरफ अब जल्दी से। 3-4-5 मिनट के वीडियो देखने की भी अब लोगों में हिम्मत नहीं बची है उस कारण से। कोविड के टाइम पे आपको लेकिन मैंने बहुत देखा, उस टाइम पे मैं आपका जबरा फैन हुआ पड़ा था। एक तो आपके वो थे तिलेश मिश्रा जी, बात बे बात अपनी ही बात कहता है, मेरे हापुस के अंदर एक लंगड़ी का दशहरी रहता है। वो गजब था। हाँ, तो वो हुआ यूं कि मैं ना जब उनका शो सेम चैनल पे ही आता था, बिग एफएम पे ही आता था, नाम ले सकता हूँ ना? हाँ, यादों का इडियट बॉक्स बिग एफएम पे आए। तो उनकी जो डिलीवरी है, हाँ, मैं वो डिलीवरी का कायल हूँ। वो डिलीवरी में हल्के से गुलजार साहब भी आते हैं, हल्के से अमोल पालेकर भी आते हैं, तो एक मिश्रण कुछ और बन के निकलता है। बात बेबात अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरे लंगड़े के दशहरे के हापुस का गुटला रहता है। अब मेरे को बस बोलना था तो मैं करता था। तो जिनको ऐसे सुनाता था ना, ऐसे गाड़ी में बैठा हूँ, रेडियो चल गया, आप सुन रहे हैं रेडियो पर सबसे अपना पसंदीदा कार्यक्रम यादों का इडियट बॉक्स। तो जैसे मैं ऐसे बोलता था ना, लोग बोलते थे अरे सेम किया बे। मैं बोला सच्ची? तो लॉकडाउन के टाइम वेल्ले बैठे थे, मैं बोला कि ये भी एक आवाज है जो मतलब मैंने कभी डाली नहीं, चलो पब्लिक फोरम पे डाल के देखते हैं। वो पहला वीडियो मैंने डाला, मैं खुद ही उस पर इतना हंसा हूँ कि आज की हमारी कहानी लिखी है हमारी ही मंडली के एक राइटर, डंडा पेल डाल थोड़ा सा तेल डालने। ये कहानी हमारे राइटर ने 40 रुपए में लिख दी, क्योंकि 400 तो मैं खुद खा के बैठा हूं। दोस्तों, कहानियां स्लो होनी चाहिए, सिर्फ पैसे फास्ट होने चाहिए। ये कुछ तो मैं बोला और खुद ही पगला के हंसा हूं। मैं बोला 40 रुपए में कौन लिख रहा है आजकल, ये क्या है कि मैं खुद ही हंसा। और उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग अब्सर्ड स्टोरीज। इस बात का अगले बात से कोई कनेक्शन नहीं है। एरिजोना के जंगल से कहीं उसको पहुंचा रहे हैं। एरिजोना के जंगलों में सायन का रहायशी इलाका, जहां पर लबड़ धोधू न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग करके वहां पर बगीचे टॉयलेट साफ करने की डिग्री ले रहे थे। ये रैंडम चीजें, एंड इट क्लिक्ड विद पीपल। जिसको अच्छा लगा उसको बहुत अच्छा लगा। कोविड के टाइम इतना लोगों को वक्त था और वो बड़ी हेल्दी सी कॉमेडी थी। और मेरी एक फ्रेंड ने वो जो मेरा क्लिप था उठा के भेज, पीपल स्टार्ट टैगिंग नीलेश मिश्रा जी ना। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु नोज हिम पर्सनली, उसने भेज दिया। तो मैंने बोला क्या बोला नीलेश जी ने? तो कहती है कि रिप्लाई आया है कि अच्छा है, अगर फनी होता तो मैं भी हंसता। मैं बोला मतलब उनको पता नहीं क्या लगा है। अगर फनी होता तो मैं भी हंसता। हाँ हाँ। और उस टाइम पे एक मेरा फेवरेट हुआ करता मुन्ना मम्मी के साथ वीडियो बनाता था। वो तो मेरे और मम्मी की वाकई में बचपन की कहानी है। कि तैयारी हो गई। तो बताया मेरा नटूरे ही मेरा फुटूरे तय करेगा। वो बड़े कमाल वीडियो हुआ करते थे। और वो मुन्ना जो वो सामने एक वो झुंझुना फिल्टर वाला झुंझुना, वो स्नैपचैट का फिल्टर है, बेबी लेंस। वो मैं लगा लेता था और एक दिन मुंह बना के से बैठता, मम्मी पीछे बैठी थी। मम्मी बोलती है कि मुन्ना पढ़ाई कर लिए? सुनाओ, टेबल सुनाओ। मैं नहीं सुना सकता। क्यों? मैंने याद नहीं किया। चुपचाप सुनाओ वरना मार पड़ेगी। ओके। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। चुप रहो। 1 का टेबल कौन सुनाता है? दूसरा को कोई टेबल सुनाओ। तुम्हें उल्टा सुन। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। लापड़ मारे। दसियों बार मैंने देखा है ये।
किस्सों पे चलते हैं आपके। एक तो वो किस्सा जो जनता कमेंट बॉक्स में भी लिख रही थी कि आप किसी एक रोल में घुस जाया करते थे, आप और आपके दोस्त, और वेटर से भी उसी तरीके से खाना मांग रहे हैं, कंडक्टर से उसी तरीके से टिकट मांग रहे हैं। ये कब की कॉलेज की बात है ये? एक्चुअली वो काम मैं आज भी करता हूँ, लेकिन ये ओरिजिनली जो शुरू हुआ था, तो मैं मेरा कॉलेज जो था वो चिपलून में था, रत्नागिरी मुंबई यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं हॉस्टल में रहना पाऊँ, मैं बाहर रहने लग गया था रेंट पे लेके। तो मेरे रूममेट हुआ करते थे राहुल शर्मा, वो मोतिहारी बिहार से हैं। और हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम दोनों के बीच में कॉमन निकल गई, जैसे कि फिल्म तिरंगा। तिरंगा इज मतलब अचानक हम लोग एक दूसरे को ना प्रलयनाथ बुलाने लगे। आले प्रलयनाथ, आले प्रलयनाथ। वो गेंडा स्वामी और प्रलयनाथ की कॉन्वर्सेशन, आले प्रलयनाथ, ये हम लोग दिन भर एक दूसरे को आले प्रलयनाथ कहे। और उसके बाद उस फिल्म के खैर बहुत सारे निटी-ग्रिटीज़ है, डिटेल में नहीं जाते। तो ऐसे हम लोग कोई एक कैरेक्टर बन जाए। किसी दिन वो ब्रिगेडियर हैं और मैं वागले हूँ, और किसी दिन हम दोनों अमीन सयानी हैं। हम दोनों अमीन सयानी पगला जाते थे हम लोग अमीन सयानी करते करते। तो गए हैं खाना खाने एक रेस्टोरेंट में, तो चिपलून इज अ वेरी कोंकण, इज इन द कोंकण बेल्ट, तो वहाँ पे फिश थाली बहुत अच्छी मिलती है। तो अचानक हम लोग बैठे हुए अमीन सयानी बन के, हमको फिश थाली खानी है, कैरेक्टर छोड़ना नहीं है। वेटर आ रहा है, हम लोग अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ रहे। वेटर अपने होटल की फिश थाली ले आओ इसी टेबल पर। फिर अचानक एक दिन हम लोग बने हुए मुगले आजम के दिलीप कुमार, वेटर आया, वेटर का नाम नालावड़े। नालावड़े, हमारे मुगल सल्तनत नालावड़े, हमारे मुगलिया सल्तनत के तुम फर्माबरदार सिपाही हो, हमारे हुक्म की तामील हो। मला खायला मच्छी पाहिजे, मला खायला हे हुर्रा मछली पाहिजे हे। तुम्हाला तू काय घेणार? अचानक मुगलिया सल्तनत मराठी में बात कर रहे हैं, वहां पर राहुल भी दिलीप कुमारी बन के बैठा हुआ है, और वो बिहारी और वो बिहारी दिलीप कुमार है। मोतिहारी का भी। जितना लोग हैं ना, ज्यादा हीरो मत बनो, हमारे लिए जाके ना फिश थाली लेके आओ। वो भी वही बना हुआ है। और नालावड़े, इस पूरे दौरान नालावड़े दोन फिश थाली, ओके। उसका एक्सप्रेशन चेंज ना हो। उसने भी कैरेक्टर नहीं तोड़ने दिया। नहीं, अरे आपका एक किस्सा मिला कि कॉलेज के गलियारे में आपने पटाखे फोड़ दिए थे, बवाल हो गया, लेकिन आप नहीं पकड़ गए। ये सब भी किया है? ये इंजीनियरिंग कॉलेज में ही किए होंगे सारे काम। यार इंजीनियरिंग कॉलेज के इतने किस्से ना, पटाखा फोड़ना तो मतलब वाज वेरी छोटे में आ जाएगा, बहुत छोटे में आ जाएगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या ही कितने वहां के कितने किस्से हैं। वो हॉस्टल के सामने से कोई लड़की अगर ऐसे पास हो जाती थी ना, तो कोई अगर देख लेगा तो सब एक साथ एक ही बार में चिल्लाएगा, गांव वालों। वो कोड है कि कोई लड़की जा रही है, पूरा हॉस्टल एक साथ एक लड़की को देखने के लिए। मैं बोला गजब उजड़ लोग है यार, मैं कहाँ आके पढ़ाई कर रहा हूँ। परफॉर्म वगैरह करते थे आप कॉलेज में? आपको बताया ना, कॉलेज में मैं सिर्फ दो चीजों के लिए जाना जाता था। नहीं, स्टेज पे कभी परफॉर्मेंस, स्टेज पे जो करता था, और दूसरी मेरी केटियां। और कॉलेज में मैं आई वाज फेमस फॉर मिमिकिंग माय फेलो स्टूडेंट्स। प्रोफेसर्स को इतना नहीं, बिकॉज कौन रिस्क ले। विवादों पे बात करते हैं। एक 2018-19 में आपके 2-3 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे। कुछ लोगों ने आपस में बातचीत करके प्रोजेक्ट से आपको बाहर करवा दिया। उनमें से एक प्रोजेक्ट का नाम था गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान। कई एक्टर थे उसमें, क्या हुआ? नाउ आई एग्जैक्टली डोंट नो शो का नाम, आई वोंट बी श्योर, बट नन लेस देन 3 प्रोजेक्ट्स। हाँ। तो जब मैं जाऊं, मेरी बात वहां तक आ जाए कि कमर्शियल्स क्या लेंगे, पैसे क्या लेंगे, मैं पैसे बोल के आ जाऊं, और अगले दिन से कोई फोन नहीं आ रहा सामने से। आई एम ट्राइंग टू फॉलो अप कि क्या हुआ। फिर मैंने मैसेज भी छोड़ा, यार अगर नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट लेट मी नो। मैं उस होप में नहीं रहूंगा कि कुछ होना है।
एंड देन सेम थिंग हैपेंड विद अनदर प्रोजेक्ट एंड अनदर प्रोजेक्ट. और तब मुझको किसी ने पूछा, चैनल से थे वो, चैनल से थी वो, मैंने उनको पूछा कि यार वो शो मैं ऑलमोस्ट लॉक था ना, मेरे को तुम लोग ने लॉक किया था, तो क्या इशू हुआ? बोला कि उस इंसान को प्रॉब्लम थी. मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा. उस इंसान को प्रॉब्लम थी. मैं उस इंसान को मेरे से क्या प्रॉब्लम होगी? अरे अच्छी खासी मित्रता है, फ्रेंडशिप है, और ऐसा भी नहीं कि कोई पास्ट हिस्ट्री हो या मैंने कभी कोई झगड़ा किया, मैंने पीठ पीछे कुछ कहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ. तो मुझको वो चैनल की जो बंदी थी उसने बोला कि यू शुड, अगर इतनी अच्छी फ्रेंडशिप, यू शुड कन्फ्रंट वंस, बिकॉज मेरे सामने की बात है, लाइक समवन हैड अ प्रॉब्लम, और स्पेसिफिक बोला कि नॉट केतन. मैं बोला ऐसा क्या खराब काम किया मैंने? फिर सेम थिंग हैपेंड विद अनदर प्रोजेक्ट एंड अनदर प्रोजेक्ट, एंड द लास्ट टाइम व्हेन इट हैपेंड वाज इन 21, आई थिंक 21, जहां पर मेरा फ्रेंड उस शो का हिस्सा था, और ही टोल्ड मी कि आपका नाम भाई बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि ये आर्टिस्ट है. अगले दिन आपका नाम नहीं था. और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि केतन होता तो केतन होता तो. आई वाज लाइक, देख भाई, समय से पहले किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता, नहीं होगा मेरी किस्मत में, इट्स ओके. किसी के बोलने की वजह से हुआ है तो उन लोग को ये भी समझ में आना चाहिए कि कर्मा इज अ बिच. तो ये तीनों मौकों पे एक ही व्यक्ति, एक ही थे या अलग अलग लोग थे? आई डोंट नो वेदर देयर वर 2-3 पीपल टुगेदर हु वर नॉट कंफर्टेबल, वेदर देयर वाज जस्ट वन पर्सन हु वाज नॉट कंफर्टेबल. बिकॉज एक बार मेरे को पता चलता है एक ही इंसान था, फिर दूसरी बार मेरे को पता चलता है कि इस इंसान से इन्फ्लुएंस होकर इसने ऐसा किया. लेकिन खैर सबका अपना हिसाब होता है. वही मैं बोलता हूँ ना, कर्मा इज अ बिच, यू नेवर नो व्हाट विल बाइट यू बैक. मैंने भी अपने दिमाग में यही रखा कि चलो किसी बात का, उनकी अपनी इनसिक्योरिटी होगी चाहे जो होगी, मैं तो अपने हिसाब से सिक्योर रहूं. तो आज भी व्हेन आई मीट एनी आर्टिस्ट, आई मीट विद इक्वल रिस्पेक्ट, और उतनी प्रेम से मिलता हूँ. लाइक कि पर ऐसे मामले इक्का दुक्का होते होंगे, ऐसा गुटबाजी जैसा होता है, चलता है कुछ चैनल टू चैनल, या उस चैनल का आर्टिस्ट इस चैनल पे आया अपना गुट बना रहा है, ऐसा कभी आपको सामना करना पड़ा? मैंने एक्सपीरियंस नहीं, मुझको खुद को नहीं करना पड़ा. वो बेसिकली वही होता ना, इफ यू आर अ गुड आर्टिस्ट, आपको गुट बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं. फिर वो काम बोलेगा आपका. विकी वेलिंकर जी, ये फिल्म मराठी फिल्म थी? ये मराठी फिल्म है. क्या रोल था इसमें आपका और कैसी फिल्म थी? इस फिल्म में मेरा एक इंस्पेक्टर का रोल है. अरे वाह. संकर्षण साळुंखे. एंड ये सेम डायरेक्टर जिन्होंने 7 Hours to Go बनाई थी, मीट द पटेल्स जो रिलीज नहीं हुई, ही हैड दिस प्रोजेक्ट इन माइंड कि एक मराठी थ्रिलर हो. बिकॉज जब ये फिल्म आई है, मराठी में ज्यादातर बायोग्राफीज बन रही थी मेजरली, या इक्के दुक्के थोड़े कॉमेडी फिल्म, थ्रिलर एक्शन उस तरफ का कुछ ऐसा हार्डकोर बन नहीं रहा था. सो इट वाज अ वेरी गुड ब्रेक फॉर द ऑडियंस ऑफ मराठी, बिकॉज उस फिल्म के कमेंट सेक्शन में भी ये आता है कि मराठी में बायोग्राफीज इतनी हो गई हैं, एक ऐसा थ्रिलर का भी एक ब्रेक आना चाहिए. सो ये फिल्म वैसी थी. ये YouTube वगैरह पे हम देख सकते हैं. बट दिस फिल्म, द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, द एंटायर क्रेडिट गोज टू द लीड एक्टर संग्राम समेल एंड सोनाली कुलकर्णी. इन दोनों डायलॉग से ऊपर, एंड स्प्रुवा जोशी ऑल्सो. हमारे दर्शक अगर देखना चाहें इसको कहाँ देख सकते हैं? Amazon प्राइम वीडियो पे है. बहुत बढ़िया. इनफैक्ट मेरी फिल्में अगर आपको देखनी, इस वक्त मेरी 3 फिल्में प्राइम वीडियो पे हैं. आप अपने रिस्क पे देखें. जिगरिया, 7 Hours to Go, विकी वेलिंकर, तीनों आपको प्राइम वीडियो पे मिलेंगी. वनवास का कैसा अनुभव रहा आपका? अरे भगवान, मैं ना अचानक एक दिन 2023 मैं लगातार 7 महीने के लिए बिना काम के था. कोई काम ही नहीं. ले दे के एक इनवॉइस रेज हुआ था अगस्त के महीने में, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टिल नवंबर, नो वर्क एट ऑल. एक अगस्त में इनवॉइस रेज हुआ 25,000 रुपए का. दैट्स इट. यही वो मौके होते हैं जब मैं पापा से भीख मांग रहा होता हूँ और वो आज भी दे रहे होते हैं. तो आई डोंट नो, मैंने पता नहीं क्या दिमाग में क्लिक हुआ, मैंने अपना लुक चेंज कर लिया, मैंने मूंछ रख ली. मैं सोचा पता नहीं क्या, मैंने मूंछ देख के शायद मुझे कोई काम दे दे, और वाकई में मिल गया. मैं ऐसे ही जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, एंड द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ वनवास, पराग मेहता, ही इज लाइक कि केतन भाई सुनो, थोड़ा सा अर्जेंट था. एंड पराग को मैं नॉर्मली पार्टीज में मिला था,
तो मुझे लगा शायद कुछ इमरजेंसी हो गई है। पराग भाई एवरीथिंग ओके? हाँ नहीं एवरीथिंग ओके, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अनिल शर्मा जी से मिलना था, गदर के डायरेक्टर। मैंने बोला हाँ 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 बिल्कुल, उनकी फिल्म है तो उसमें एक रोल है, करोगे आप? मैं दिमाग में तो मतलब मैं कटोरा लेके बैठा था कि लेकिन आवाज में एटीट्यूड, या श्योर श्योर, व्हाट इज इट अबाउट। तो उन्होंने पूरा बताया। अगले दिन मैं मिलने गया, वो मूंछ मेरे लिए काम करे। अनिल शर्मा जी ने बोला भी कि जो आपका लुक है बहुत अच्छा है, आपने जो मूंछ रखी है ये मूंछ रखें आप, वो थोड़ी हेल्प हो जाएगी कैरेक्टर को ना, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। मैं बोला ठीक है मूंछ रख लेंगे। और वो फिल्म मिली। एंड सर, जिस इंसान की आप बचपन से मिमिक्री कर रहे हैं वो आपके सामने है। और मैं और पारितोष त्रिपाठी भी उस फिल्म में, हेमंत के इज द एल्डर ब्रदर, मैं और पारितोष वैनिटी में साथ में बैठे हैं। मैं बोला इमेजिन कर ब्रो, हम दोनों उस इंसान के साथ काम कर रहे हैं जिसको हम लोग बचपन से मिमिक कर रहे हैं, और तू नोटिस करेगा वो हमारी तरह ही बोलते हैं। नाना पाटेकर हमारी तरह बोलते हैं, जैसे हम मिमिक करते हैं कि जैसे मिमिक्री करते नाना पाटेकर वैसे ही बोल रहे हैं यार। मतलब शौक में नहीं होता है कि और कैसे हो तुम लोग, ए तू थिएटर किया है क्या? थिएटर किया है, पढ़ता है, प्लेस पढ़ता है, अच्छा करता है, शाम को आ जाओ तुम लोग, मैं तुम लोग के लिए खाना बनाता हूँ, खाना बनाता। इस तरह से वो बात करे। आई वॉज लाइक बोल्ड ओवर। मतलब मेरे लिए फिल्म की स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग वर्किंग, एंड द डायरेक्शन, द ओल्ड स्कूल डायरेक्टर दैट अनिल शर्मा, एवरीथिंग इन प्लेस। बट नाना पाटेकर ये बोनस है। अरे हाउ डू आई इवन एक्सप्लेन द ऑरा अराउंड दैट मैन? ही इज 74। वो किसी एंगल से 74 नहीं लगते, ना बातों में, ना हाव भाव में। मौजी आदमी। शाम को आदमी शूट के बाद खाना बना रहा है पूरे क्रू के लिए, और लोग शौक से खा रहे हैं। और हंसी मजाक भी उतना। हम लोग की बात डांट भी खाए बाय द वे उनसे। क्या के लिए? एक सीन चल रहा था जहां पर हम पीछे खड़े हैं, मैंने उनको ऐसे पकड़ रखा है। सीन हुआ, मेरा ही डायलॉग था, मैंने कुछ तो डायलॉग बोला और कट हुआ। पीछे से कोई जोक आया तो और वो कॉमन जोक था, हम 3 भाइयों और 3 बीवियों जो हैं उनके बीच का। तो सब एक साथ हंसे। नाना पाटेकर नीचे उतरे, गए शॉट देख के, और हम लोग अब तक हंसी रहे थे। वहां से नाना की जोर से आवाज आई, ए चुप करो तुम लोग, यही हंसते रहते हो हमेशा, हा, यही रह जाओगे। अब हम लोग की फटी में, और -6 डिग्री में फटी में, कि भाई अब क्या करें। एक साथ वापस उसी शॉट में बोला सॉरी नाना, उस टाइम ना कुछ तो जोक हो गया था, थोड़ा संभाल के क्या करो, ऐसे नहीं करते हैं। मेरी तरफ से भी मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता था, ऐसा बोल, लेकिन अभी गुस्सा आता है तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। but he's an angel sent by God for people to understand the kind of entertainment he has provided us. Like, ये फरिश्ते लोगों का काम है, जैसा उनका स्पैन ऑफ वर्क रहा है। 90s में रोमांटिक फिल्मों के बीच में क्रांतिवीर आती है, एक तिरंगा आती है, ही मेक्स यू बिलीव कि वो है। आपने उनकी मिमिक्री उनके सामने करने की कोशिश की? उनको मिमिक्री बिल्कुल पसंद नहीं। ही इज वेरी क्लियर। क्या बोलते हैं, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा। बेसिकली मिमिक्री इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डू। इट्स अ वेरी व्हाटएवर, इट्स अ बैड थिंग, या जो भी है, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, करिए। एक्चुअली मैंने किया नहीं, पारितोष ने किया तो डांट खा गया। पारितोष भाई से कैसी है आपकी दोस्ती? आपको वो वाला वीडियो रहता है पंकज और मनोज वाला, हाँ, अरे बहुत सही था वो। हाँ, वो फेसबुक पे शायद ऐसा ही बना के आपने डाल दिया था। पंकज त्रिपाठी जी की फिल्म रिलीज हो रही थी, कागज। हाँ, कागज रिलीज हो रही थी। तो मैं ऑलरेडी ना अपने इंस्टा पे पंकज त्रिपाठी जी का करता था, और मैंने वो कैरेक्टर ऐसा बना लिया था ना जिसको जल्दी से कोई वर्ड याद नहीं आता। ठीक है, पंकज जी वैसे नहीं है, लेकिन जल्दी से याद नहीं आता। तो पंकज जी बैठे हुए हैं और
कभी कभी ना बैठे होते हैं ना तो हमको ना तालाब पानी टाइप जो होता है वाटर टाइप वो हमको देखना बहुत अच्छा लगता है। जैसे नदी का, एक सेकंड बबलू, नदी के किनारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉश बेसिन। मुझको वॉश बेसिन देखना बहुत अच्छा लगता है, मैं घंटों बैठ के वॉश बेसिन देख सकता हूँ। तो वो एक मेरे दिमाग में था, कागज रिलीज हो रही थी और पारितोष ना बड़ा अच्छा मनोज तिवारी जी की मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं आपके समक्ष ने अभी मैं ढेर कर दूंगा लोगों को। वो करे तो कुछ तो लोग बैठे हुए हैं, मैं उसने बोला कि कागज रिलीज हो रही है उस पर बनाते हैं, तुमको याद ही नहीं आएगा कि क्या पत्र है, डेथ सर्टिफिकेट तुमको याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है ऐसा बनाओ। मैं बोला ठीक है, इसे चालू किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ में हमारे भैया हुए हैं, भैया प्रमाण। और मैं आता हूँ, और कैसे हैं सब लोग? हमारी ना पिक्चर रिलीज हो रही है, उसमें ना हम लोग उसका वो ढूंढ रहे हैं, अपना क्या कहते हैं उसको? क्या क्या भैया क्या ढूंढ रहे हैं? मर जाते हैं तो भैया लकड़ी, चादर, तकिया, क्या मटका? नहीं नहीं, वो तो पतला सा नहीं होता है। पतला सा बांस की छाल? नहीं यार, पतला, उस पर लिखा होता है। पतला सा लिखा? भैया आप कृति सेनन पे टैटू ढूंढ रहे हैं। तो इट्स गोइंग हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गेसिंग गेम। बहुत बहुत कमाल का था वो, हमने अपने शो में भी दिखाया था। अच्छा, लॉकडाउन में आपका एक गाना भी आया था, क्या नाम था उसका? लॉकडाउन में मोरा सैया। हाँ ये वेले बैठे रहने के नतीजे हैं। पर चला अच्छा था वो गाना तो। ठीक चला था, ठीक चला था। उस टाइम पे हुई थी, उसकी चर्चा हुई थी काफी। आपने दूरदर्शन के लिए भी किया है काम? हाँ, एंकरिंग इनफैक्ट अगर 2-3 हफ्ते पहले मैं दूरदर्शन पर 7 दिन आ रहा था। हाँ। मंडे से फ्राइडे 6 से 7 बैटल ऑफ बैंड्स, हाँ, बैटल ऑफ बैंड्स, और सैटरडे एंड संडे 7 से 8 सुरों का एकलव्य। हाँ। तो दूरदर्शन के लिए काम करना और प्राइवेट चैनल्स के लिए काम करना कुछ अंतर होता है दोनों में, काम के तरीके में? काम के तरीके में कोई अंतर नहीं होता, प्रोफेशनलिज्म है भाई। बजट का अंतर होता है। इधर ज्यादा होता है किधर? दूरदर्शन में नहीं। डिसेंट होता है, डिसेंट, आई से इट्स डिसेंट। लेकिन दूरदर्शन में काम करने का अलग ही वो है, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया तो बहुत है, बस ये है कि वो ना, अब तो उनका OTT भी आ गया, वेव्स, सो इट्स गेटिंग मोर एक्सेसिबल। बट मैं अभी अपने गांव भी गया था, जौनपुर गया था, बनारस गया था, और ठेठ गांव में भी गया था। वहां पर भी पीपल लाइक उनके हाथ में मोबाइल है, वो ऐसे ही हैं, कंटेंट देख रहे हैं एंड एवरीथिंग। टीवी कौन ही चला रहा है? नहीं, रीलों पे ही खर्च हुए जा रहे हैं। या अब जनता के कुछ सवाल हैं, मैं वो आपसे पूछ लेता हूँ। इसमें एक तो मैं बता दूं, नाम कुछ आपको बता देता हूँ। सिद्धार्थ सिंह जी और शिवेंद्र प्रताप का सवाल वही कि जनहित में जारी क्यों बंद कर दिया गया? जनहित में जारी बंद करने का रीजन ये था कि आफ्टर अ पॉइंट दे वांटेड मी टू डू वेरी स्पेसिफिक कंटेंट व्हिच वाज, इसको कैसे बोलूं मैं, which doesn't speak against any entity. जैसे कि अगर आपने मैरिजुआना देखा हो तो आई एम स्पीकिंग अबाउट व्हाई द गवर्नमेंट देन बैंड इट। या फिर मैं सेंसरशिप की बात की, मैंने सेंसरशिप का जो जनहित में जारी था, इट्स क्वेश्चनिंग डायरेक्टली द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, नॉट सेंसरशिप, इट्स अ फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड। व्हाई वुड यू सेंसर इट? उस टाइम पे निहलानी जी थे, हाँ। तो उस वक्त बहुत ज्यादा गांठ, तो उस वजह से ही वो एपिसोड हम निकाला था। इट वाज द एपिसोड वाज ऑलवेज अबाउट क्वेश्चनिंग एन एंटिटी कि इसकी वजह से ऐसा क्यों हुआ, इसलिए वो पसंद भी आता है। या सो आफ्टर अ पॉइंट व्हेन आई हैड अ कपल ऑफ आगे के एपिसोड व्हिच वाज अगेन क्वेश्चनिंग द एंटिटी, दे वर लाइक नो वी डोंट हैव टू डू दिस, जेनरिक से रखो, नहीं यू हैव टू बखान करो। अच्छा, तो मैंने बोला कि लेकिन ये वाले काम में बखान जैसा इतना पार्ट है, वो मैं करूंगा, लेकिन इतना पार्ट बखान लायक नहीं है, तो वो नहीं करूंगा, बिकॉज अब तक ऐसे ही चल रहा है। बोले कि नहीं, अपने को ये सब इग्नोर कर देना, वी हैव टू पेंट इट रोजी। तो बोले हाउ कैन आई पेंट इट रोजी व्हेन इट्स नॉट एंटायरली रोजी? अब गुलाब इतना है तो मैं उसको गुलाब बोल रहा हूँ, नीचे कांटा है तो उसको तो कांटा भी तो बता दूं। मैं ये थोड़ी बोलूंगा ये गुलाब की पंखुड़ी, लेकिन कांटा देखिए ये भी गुलाब की पंखुड़ी जैसा नरम ही है, उंगली धसा दे उसमें कोई तो।
और पब्लिक जो देख रही है मूर्ख थोड़ी है कि उसको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. So eventually the scripts were not that way. कितने एपिसोड किए आपने उसके? I think 10 episodes, 9 or 10 episodes. पर उसने The last episode was India versus China. India versus China फिर भी काफी न्यूट्रल है, जहां पर मैंने India against what China is taking steps मैंने उसके बारे में बताया, बट मैंने ये भी बताया कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी मैंने उसमें बताई. So that episode was very balanced. In fact वो YouTube रिएक्शन वीडियोस नहीं होते हैं, देयर वेयर पीपल आर लुकिंग एट इंडिया पाक वाले इंडो चाइना वाले एपिसोड पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों ने भी रिएक्शन वीडियोस बनाए वहां से देख के. तो जो सीजन 2 का इंतजार करते हैं तो उनको निराश होना पड़ेगा कि जनहित में जारी का सीजन. नहीं, अगर मैं चालू किया तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा. बट यही है कि एक सॉलिड रिसर्च बैकिंग टीम इज व्हाट आई वुड नीड. बट वही होता है ना कि मतलब एक तो बाइक हो रहा है, मैंने एक्टर है, वो चीज मेरे को वो जनहित में जा रही हो ना ऑन प्रायोरिटी नहीं आती जल्दी से. एक सवाल है कि क्या कपिल शर्मा सच में सेट पर अपने साथियों से बदतमीजी करते हैं? ना ना ना, कभी ऐसा पानी की बोतल छुड़ा ली हो, कभी ऐसी काम करो खाली क्यों बैठे हो? नहीं बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट वो आदमी इतना टैलेंटेड है कि फिर उसको टैलेंट की कदर भी है, और जिसको टैलेंट की कदर होती है वही अपना टैलेंट फिर उतना ही सिक्योरली सामने रख भी पाता है. ना आई डोंट नो हिम फ्रॉम द फेज जब वो सारी कंट्रोवर्सी उनके बारे में, आई डोंट नो दैट कपिल शर्मा पर्सनली. बट जब यहाँ पर भी काम करने की बारी आई इन द लास्ट टेलीविजन सीजन जिसका मैं हिस्सा था, देयर वाज नो throwing around his weight or anything. अच्छा काम हुआ तो he'll say it's good. खराब हुआ है तो वो भी अपने humorously he'll tell you कि कैसे. जैसे कि मेरे एक्ट्स अच्छे हुए, एक एक्ट मेरा महा बकवास. मनीषा कोइराला आई हुई थी, महिमा चौधरी आई हुई थी, मुझको बन के आना था अजय देवगन. मैंने टीम से बोला यार मुझे ना सिंघम वाला बना के भेजो, मूछ लगा के मैं जाऊंगा, और पाची क्या कर रहे हो फरीशा, ये करने दो अच्छा लगेगा. उन्होंने बोला नहीं मनीषा आ रही है, कच्चे धागे वाला बन. तो कच्चे धागे में उन्होंने कुर्ता पहना दिया, वो एक चेक्स वाला वो दे दिया, और विग मेरे सर के साइज से 4 साइज छोटी. तो मैं आई वॉज लुकिंग लाइक एन ओवरग्रोन, पता नहीं सा हवा भर के कोई बच्चा भेजा हुआ है ना, वो नहीं, वो बच्चा फेमस हुआ था पीछे देखो पीछे, मैं वो लग रहा था. भाई साहब मैंने एंट्री ली है, सामने राजीव ठाकुर थे, कपिल भाई का पहला लाइन ऑन स्टेज, ये देखो जो ये आया ना अब तू मुझे अच्छा लग रहा है, इसके आने के बाद तू मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है. तू क्या बनाया भाई? मैंने बोला कि अजय देवगन. बोला कि पेट वाला अजय देवगन. मैं तुरंत पेट अंदर खींचो, मैं पागल लग रहा था. और दैट एक्ट वेंट सो वियर्ड कि जब कट हुआ, दिस इज द वे कपिल शर्मा का क्रिटिकल साइड था, विच इज अगेन वेरी सॉफ्ट, वेरी ह्यूमरस. इज लाइक बहुत बढ़िया केतन, आज के बाद ये नहीं करना, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया. एक ये आखिरी सवाल है, 2 सवाल हैं बेसिकली जी. ये किसी YouTube चैनल से आया है, मूवी सीन से. ये पूछ रहे हैं इनसे, ये क्वेश्चन कीजिएगा कि कॉमेडी के नाम पे गाली और अश्लीलता को कैसे रोका जा सकता है. अभी डार्क कॉमेडी के नाम पे जो कुछ भी हुआ, और जो पुलिस का भी उस पर जो कुछ रवैया रहा, उस पर भी लोगों के बड़े हुआ है कि क्या यही मुद्दा है देश में और कुछ भी है. कैसे देखते हैं आप इसको? इसको इतने लोगों ने एनालाइज किया है ना कि एक पॉइंट के बाद व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग माय इंस्टा, ये पूरा समय रहना है रणवीर के ये, इसके बाद आई वाज लुकिंग एट माय इंस्टा, हर बंदे के पास ओपिनियन है, ज्ञान, सब ज्ञानी है. ध्यानी है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, ध्यानी है कि नहीं, ज्ञानी, सब ज्ञानी है. कोई कह रहा है अश्लीलता सभ्यता खराब करने वाला, ये वो. वहीं पर एक तबका मैंने ये भी देखा कि गाली तो हमारी सभ्यता का हिस्सा है. गाली कौन नहीं दे रहा है? गाली तो सड़क पे हर चलता फिरता आदमी दे रहा है. फिर कोई बोलता है कि गाली तो हमें आती, हमने कौन सी फिल्में देख के सीखी है. देन आई केम टू अ पॉइंट जहां पर आई वाज लाइक ऑब्जर्विंग द 2 साइड्स, कि एक बोल रहा है कि कौन सा गुनाह कर दिया है, एक साइड बोल रहा है कि ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए.
कुछ ने फांसी की मांग तक कर दी है और गालियों के विरोध में भी लोग गाली दे रहे हैं कि इनने ऐसा कैसा कर दिया गाली। फांसी का ये फांसी वाला एट द सेम टाइम जस्ट गो एंड लुक एट द नंबर ऑफ व्यूज जो उस एपिसोड्स में है। यू आर टॉकिंग नो लेस देन 200-300 मिलियन व्यूज। कम बोल रहा हूँ ज्यादा बोल रहा हूँ? अलग अलग कट के चला, रीलों पे चला, लीक होके चला, डेली मोशन तो पे चला। कौन देख रहा है ये? इसी देश की जनता देख रही है ना। यही भारतवर्ष है, यहीं के लोग हैं जो देख रहे हैं। और जो रणवीर ने उस शो पे बोला वो जोक 15 साल पुराना है, किसी यूएस के या यूके के शो का है, जो किसी और इंडियन आर्टिस्ट ने ऑलरेडी 8 साल पहले किया हुआ है। ही यूजेस इट, बट फॉर हिम टू से, गिवन दैट ही हैज क्रिएटेड अ मार्केट, स्पिरिचुअल गुरु या जो जो बोले, टू हिज क्रेडिट, उनके लिए लैप्स ऑफ रीजन हो सकता है। पर जब ऐसे पुलिसिया जज द जब पुलिसिया एक्शन इस पे होता है और सारा एक दिखता है कि हर कोई उसी की बात कर रहा है और सारी लाठियां वहां पे पड़ रही हैं, वो आप लोगों को देखने पे कैसा लगता है? आई थिंक कॉमेडियन के तौर पर आई थिंक एक पॉइंट पे एज अ सिटीजन आपने कुछ ब्लंडर किया, और एज अ सिटीजन, नॉट अ कॉमन सिटीजन, यू आर अ नेम, यू आर इन द मार्केट। जब आप ऐसा एक ब्लंडर करते हो जहां पर आपने, बिकॉज वो स्पाइडरमैन का जो डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर इन अ पोजिशन ऑफ ग्रेट पावर, यू आर रणवीर इलाहाबादी, यू आर इन पोजिशन ऑफ ग्रेट पावर, एंड वहां पर जब रिस्पॉन्सिबल होने की बात हुई तो वहां पे एक लैप्स ऑफ रीजनिंग हुई, जजमेंट नहीं आया कि ये शो ऐसा ही है तो मैं भी वैसा ही बन जाता हूं। तो वहां पर वो अगर लैक हो जाता है तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है, who has made Ranveer what Ranveer is. तो मुझे लगता है maybe because of that they took that decision to be responsible. Like इसने नहीं किया तो इसने responsibility निभा ली. I don't know exactly, but I don't think being immature और अगर आपका lapse of reasoning हो रहा है वो criminal है. मुझे वो criminal नहीं लगता. But हाँ, एक reprimand जिसको बोलते, एक बताने की जरूरत थी. तो क्या पता बताने का तरीका यही था. आई एम नो वन टू जज. आई वॉज नॉट एबल टू रिलेट टू दैट कॉन्टेंट, सो आई हैवंट रियली वॉच्ड ऑल एपिसोड्स. बट जो रील्स में आते थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, वो सब मैंने देखे. बढ़िया. आराध्य द्विवेदी का सवाल है, ये आखिरी सवाल है. प्रोफेशनल मिमिक्री आर्टिस्ट कैसे बने? हैं? या वर्क ऑन योर क्राफ्ट. क्या सीखी जा सकती है मिमिक्री? यार मिमिक्री ऐसी चीज है, आधा तो गॉड गिफ्ट होता है कि तुम्हारे गले का रेंज उतना लेफ्ट से राइट जाए, और फिर ऑब्जर्व करना है आपको. हाँ, ऑब्जर्वेशन. अब कौन कैसे बैठता है, कैसे उठता है, उसके हाथ का मूवमेंट कैसे होता है, छोटे छोटे न्यूआंसेस होते हैं. हाउ डू यू पिक दैट, हाउ डू यू नॉट पिक दैट, ऑल दोज थिंग्स इन प्लेस. तो प्रोफेशनल बनने के लिए यार गो ऑन स्टेज, जहां पर मौका मिले परफॉर्म करो. अगर अच्छा कर रहे होगे 4 लोग आके तुमको बता देंगे अच्छा कर रहे हो, नहीं कर रहे होगे तो तुमको बता देंगे ये तेरी आवाज नहीं निकली, तेरी आवाज नहीं निकली. मौके पे ही पता चला. मैं रिसेंटली रणवीर सिंह ट्राई कर रहा था कि रणवीर सिंह की आवाज निकले, रणवीर सिंह की आवाज निकले. तो अचानक एक दिन बैठे बैठे पता नहीं मैंने किसको बोल दिया, वो मिट्टी है हिंदुस्तान की, वो मयूरपंख मुगल सल्तनत जिसकी जड़ें है दिल्ली. जड़ पे वार करो बड़े से बड़ा पेड़ गिर सकता है, काय म्हणतं पंतप्रतिनिधी. ये मैं बोला, सामने बोला सेम निकाला तूने. मैं बोला 1 साल पहले तो तूने नहीं बोला था. बोलता तब नहीं निकली थी. तो यू नो आई जस्ट प्रैक्टिस इट रैंडमली, बैठे बैठे आवाज निकाल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ. मैडनेस से मैंने रणबीर कपूर किया था, मैंने उससे पहले कभी रणबीर कपूर किया ही नहीं था. बैठे बैठे डायलॉग हाथ में आया, आपको कुछ नहीं करना पापा, आपको बस बोलना है पापा 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 पापा, और ऐसे बैठे बैठे आवाज निकली. मैं तो लाइक निकल तो रही है, चलो करो. अब आपको हम और कहाँ देख सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स में? फिलहाल जो ये जो मेरा लुक है इस वक्त, ये सफेद दाढ़ी, ये फैले हुए बाल, ये किसी चीज के लिए ही है. फिलहाल मतलब बहुत ज्यादा प्री मैच्योर लेवल पे है, तो मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा. बट दिस लुक इज समथिंग दैट यू विल बी एबल टू सी. इसके अलावा बैटल ऑफ बैंड्स का अगला सीजन इज रेडी टू बी शॉट, तो उसकी शूटिंग शुरू होगी. सो दैट विल बी ऑन डीडी नेशनल मंडे टू फ्राइडे. ठीक है, तो इसी के साथ आज की बैठकी का एपिसोड यहीं करते हैं ख़त्म. केतन जी को धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए, इतना समय दिया और हमें इतने मज़े कराए. हमारे साथ जो कैमरा टीम बैठी है, हमारे प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं, सब ने भरपूर एंजॉय किया. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू सो मच.